स्कूल कर रहे थे ना, उसके पहले हमारा इंडिया कैसा था? सोने की चिड़िया बोला जाता था। मतलब इंडिया का टेक्सटाइल्स तो पूरा दुनिया वाह वाह करता था। रिमेंबर दिस, 1850 में गाइस ब्रिटिशर्स ने रेलवेज इंट्रोड्यूस किया, जिसका ऑपरेशन शुरू हुआ 1853 में, क्योंकि आप ब्रिटिशर्स सोचो ना, इंडस्ट्रीज बंद करवा दे रहे हैं, एग्रीकल्चर ऐसे ही बैंड बजा हुआ है, कहाँ से लोग कमाएंगे? तो पॉवर्टी, गरीबी भी बहुत ज्यादा था। हेलो गाइस, आई एम एकता, हियर टू टीच यू इको का फंडा। तो क्या आप सब रेडी हो? क्योंकि मैं तो फुल टू रेडी हूँ आप सबको इकोनॉमिक्स फन एंड इंटरेस्टिंग वे में समझाने के लिए। तो यस, जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट बॉक्सेस में बोल दो कि क्या मेरा ऑडियो वीडियो सब कुछ तुमको क्लियर है? इज एवरीथिंग क्लियर टू यू गाइस? Just let me know in the comment boxes, and a very good evening to all of you. प्लीज शो मी दैट एनर्जी, क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज तुम लोग को पढ़ाने के लिए, तुम लोग का फेवरेट इंडियन इको। अब तुम लोग भी ये एक्साइटमेंट शो कर दो गुड इवनिंग बोल के। चलो एवरीवन, आर यू रेडी? शैल वी बिगिन विद आवर सेशन? यस, यस, यस। तो देखो गाइस, सो बेसिकली जैसे कि तुम लोगों को पता है कि 80 मार्क्स के पेपर में 40 मार्क्स का इंडियन इको आता है एंड 40 मार्क्स का मैक्रो आता है, राइट? बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लिटरली इंडियन इको को कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं। दे कम्प्लीटली अवॉइड इंडियन इको एंड दे आर लाइक कि इसको तो रटना ही है, एंड में पढ़ लेंगे चल जाएगा। बट गाइज ऐसा होता नहीं है, ठीक है? आपको समझना होगा 50-50 डिवीजन है, तो आपको ध्यान भी दोनों में देना होगा। आप भले ये सोच रहे हो कि आप रट लोगे, हो जाएगा, बट ट्रस्ट मी वो होता नहीं है, क्योंकि इसमें एंड में मन ही नहीं करता खुद से पढ़ने का। तो इसलिए मैं लेके आ गई हूँ वन शॉट वीडियोस ऑन ईच चैप्टर, जो कि लाइव सेशन होगा हाफ ईयरली के सिलेबस के बेसिस पे। तो एंड तक बने रहना। आज अपन 2 चैप्टर रिवाइज करने वाले, दैट इज स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। ठीक है, सो एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, प्रॉपर स्टडी टेबल में बैठ जाओ, कोई बिस्तर में नहीं बैठना है। एक हाथ से कॉफी, एक हाथ से मैगी, और सुन भी रहे हो, मोबाइल भी चला रहे हो, नो। प्लीज मेक श्योर तुम ये 1 घंटा दे रहे हो, 1-1.5 घंटा जो भी दे रहे हो, सो तुम्हारा ध्यान कंप्लीटली इधर होना चाहिए और मेरा ध्यान कंप्लीटली तुम पे होना चाहिए, ठीक है? नो चीटिंग, हाँ। चलो लेट्स बिगिन विथ इट। बट उसके पहले एक बारी ना, आपको अगर और डिटेल्स चाहिए और अपडेट्स चाहिए और तरफ फन वगैरह नॉलेज चाहिए, तो हमारे कॉमर्स वर्चुअल्स के इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हो बाय स्कैनिंग दिस QR। ऑल्सो उसके अलावा यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर कॉमर्स वर्चुअल्स ऐप, जहाँ आपको फुल कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 11 एंड 12 CBSE, ठीक है? और अगर फ्री रिसोर्सेज चाहते हो, इम्पोर्टेंट PDFs, PPTs, नोट्स, देन हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना मत भूलना। मैं उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाके ज़रूर अपडेटेड होना, क्योंकि अपना टारगेट एक ही है कि अपन को 4 डालने का, ठीक है? चलो नाउ ऑल्सो एक बारी रूटीन शेयर कर देती हूँ। सो जैसे कि मैं आपको एवरी थर्सडे मिलूंगी एट शार्प 5 PM, ओके? एंड उसके अलावा लाइक अब हमारा जो अपकमिंग दैट इज कल का आपका रूटीन है 3 PM इंग्लिश, कीर्ति मैम। सो डू ज्वाइन हर क्लासेस फॉर इंग्लिश, बिकॉज ये भी मुझे पता है तुम पढ़ते नहीं हो, तो हम लोग आए हैं तुम्हें बचाने। ऑल्सो फॉर अमन सर का अकाउंट्स है 6 PM, एंड 8:30 PM आशीष सर का इकोनॉमिक्स है, जिसमें सब मैक्रो इको करवाएंगे। तो मैं इंडियन इको करवाऊंगी और सर जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स करवाएंगे। तो हम लोग दोनों मस्त हमारे हाफ ईयरली सिलेबस को कवर करेंगे एंड मस्त रिजल्ट्स लाएंगे, ठीक है? चलो अब हम लोग अपना कंटेंट शुरू करते हैं, विच इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ IED। तो तुम्हें पता है जो फर्स्ट यूनिट है ना गाइज, वो कंप्राइज करता है 3 चैप्टर्स। द फर्स्ट चैप्टर स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990, और उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 से अभी तक। अब देखो ये जो स्ट्रेटेजिकली डिवाइडेड है, क्योंकि देखो प्रेजेंट जानने के लिए पास्ट भी तो पता होना चाहिए ना।
सिंपल सा बात है यार। अगर आज प्रेजेंट में कोई बहुत दुखी है तो तुम बोलते हो ना, पूछते हो ना कि पास्ट में क्या हुआ भाई, क्यों है इतना दुखी। सिमिलरली अगर तुमको इंडिया का प्रेजेंट स्टेट जानना है तो इंडिया का पास्ट भी तो जानना होगा। सो बेसिकली यू ऑल्सो नो कि अपने को इंडिपेंडेंस आज़ादी मिला था 15 अगस्त 1947 एंड आ भी रहा है इंडिपेंडेंस डे गाइस। So it's a very good time to begin with this chapter। बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो 15 अगस्त के पहले क्या कंडीशन था इंडिया का, फिर 15 अगस्त के बाद से 1990 तक क्या कंडीशन था, इंडिया ने क्या किया, ये तुम सेकेंड चैप्टर में पढ़ोगे। फर्स्ट चैप्टर में तुम ये पढ़ोगे कि इंडिपेंडेंस के पहले 200 साल में इंडिया का क्या हालत था, और 1990 से लेके करेंट ईयर तक इंडिया का क्या हालत है, ये तुम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे। सो दिस इज हाउ द करिकुलम इज डिवाइडेड। ठीक है, अभी अपन शुरू करने वाले ऑफ कोर्स द फर्स्ट चैप्टर, जो कि 15 अगस्त 1947 के पहले क्या कंडीशन था। उस चैप्टर का नाम है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी तुम लोग बर्थडे ईव्स जानते हो राइट। बर्थडे ईव का मतलब क्या होता है, एक दिन पहले, राइट। तो अब इंडिपेंडेंस के एक दिन पहले इंडिया का क्या कंडीशन था, और उसके पहले जब से ब्रिटिश रूल शुरू हुआ तब से इंडिया का क्या कंडीशन था आज़ादी के एक दिन पहले तक, वो तुम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। सो लेट्स बिगिन। अब देखो, हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स जो थे वो 200 ईयर्स रूल किए थे। कितना साल रूल किए थे, 200 साल रूल किए थे भाई। ठीक है, और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे ना, उसके पहले हमारा इंडिया कैसा था, सोने की चिड़िया बोला जाता था। ठीक है, क्योंकि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल था वो कैसा था, वी वर इंडिपेंडेंट। हम लोग इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थे। देयर वर रूलर्स, किंग्स हु वर रूलिंग, वी वर इंडिपेंडेंट, वी डिडंट यूज टू डिपेंड ऑन एनीवन। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, हमारा एग्रीकल्चर भाई मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था। 85% ऑफ द पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करता था। ठीक है, उसके बाद इंडिया बहुत ज़्यादा नोन था यार हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए। सी फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल्स, मेटल्स, मतलब इंडिया का टेक्सटाइल्स तो पूरा दुनिया वाह वाह करता था। ठीक है, बट ये सब ब्रिटिश रूल के पहले था। बट जैसे ही ब्रिटिश रूल शुरू हुआ फिर बर्बादी शुरू हो गया, 200 साल पूरा। ठीक है, हुआ क्या, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज ब्रिटिशर्स परस्यू करते थे, इकोनॉमिक पॉलिसीज मतलब रिलेटेड टू टैक्सेस एंड ये सब जो भी पॉलिसी था, वो सारे पॉलिसीज जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट निकालता था वो अपने इंटरेस्ट के लिए निकालता था। मतलब वो इंडिया को यूज करता था अपने मतलब के लिए, उसको इंडिया के ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, और ऑल्सो उसका जो भी पॉलिसीज था, उसका नतीजा ये था कि वो हमारे पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहता था। स्ट्रक्चर को चेंज एज इन, जैसे यू ऑल्सो नो कि अपन एग्रीकल्चर सेक्टर थे, अपन मस्त सामान प्रोड्यूस करते, खुद कंज्यूम करते वगैरह। ठीक है, और खुद कपड़ा बनाते, सब कुछ करते। बट वो लोग आके पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया। वो लोग लिटरली इंडिया को एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स बना दिया। तो इट इज लाइक कि कॉटन हम तुम्हें देंगे शर्ट बनाने के लिए, और तुम शर्ट बना दोगे अपने कंट्री में और आके हमें बेचोगे। ऐसा वो हम लोग के साथ करता था। तो बेसिकली क्या हुआ, वो लोग का जो भी पॉलिसीज था ना, उसकी वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर था वो सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स बन गए अपन, एंड अपन कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स बन गए। सोचो, अपन ही कंज्यूम भी कर रहे हैं उनका बनाया हुआ गुड्स, अपन ही उसको रॉ मटेरियल दे रहे हैं, और अपन ही वो लोग का सामान बना के खुद ही कंज्यूम कर ले रहे हैं हम लोग। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ये हमारा मजबूरी था गाइस। तो दिस इज व्हाट हैपेंड। एंड ऑफ कोर्स ब्रिटिश रूल के वक्त हमारा जो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम था वो भी बहुत लो था। जैसे कि हमारा जो एग्रीगेट रियल आउटपुट का अगर तुम ग्रोथ पता करोगे एवरी ईयर, सो इट वाज लेस देन 2%। एंड ऑल्सो जो पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ था, इट वाज जस्ट रफली 0.5% ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th ऑफ सेंचुरी। तो ये हमारा हालत था। ठीक है, और उस समय ना जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो लोग को इंडिया से पता है कोई लेना देना नहीं था।
वो लोग बताए कोई अटेम्प्ट ही नहीं लिए पता करने के लिए कि भाई इंडिया का एक्चुअली नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम चल क्या रहा है। बट कुछ इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अटेम्प्ट्स लिया, लाइक दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बी, VKRV राव, RC देसाई, इन्होंने कुछ कुछ अटेम्प्ट्स लिया पता करने का कि हमारा नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम क्या चल रहा है, इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है। और उसमें देखा गया कि जो डॉक्टर राव, VKRV राव, ये एग्जाम में आता है गाइस, किसका एस्टीमेट सबसे ज़्यादा पॉपुलर माना जाता है, किसका एस्टीमेट अपन लेते हैं। मैंने जो अभी तुमको फिगर बताया था वो फिगर हम किसका लिए, डॉक्टर VKRV राव का। प्लीज रिमेंबर हिज नेम, इन्होंने बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन किया। अब देखो इस चैप्टर में ना गाइस डेट्स है, ठीक है, एंड वो डेट्स मैं ना तुमको ऐसे याद करवाती रहूंगी, कुछ अमाउंट्स है, फिगर्स है जो तुमको याद करना है। सो यू नो यू शुड सिट विद अ कॉपी एंड राइट इट डाउन। ओके, इट्स लाइक ऐसा समझो कि मूवी देख रहे हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, ये सब किसी पे एहसान नहीं कर रहे, ठीक है, अपने लिए कर रहे हो। चलो अब देखो, अब हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और मैं ना तुम्हें माइंड मैप्स के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो इट्स ऑलरेडी कट शॉर्ट फॉर यू, यू कैन ऑल्सो एक्सेस दिस PDF जस्ट बाय कमेंटिंग, ओके। चलो, सो बेसिकली जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, जैसे कि मैंने तुमको बोला कि 85% ऑफ द पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। बट यू नो व्हाट, एग्रीकल्चर हमारा एकदम बैकवर्ड था ब्रिटिश रूल के वक्त। अब बैकवर्ड, स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट मतलब नो ग्रोथ। तो एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, बैकवर्ड था एंड स्टैग्नेंट था। बट ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, उसके रीजंस क्या है। देखो सबसे पहला रीजन है लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसको लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी बोलते हैं, या जमींदारी सिस्टम। तो तुम लोग हिस्ट्री में भी जमींदार के बारे में पढ़ा होगा। तो ये जमींदार क्या होते थे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट या कॉलोनियल गवर्नमेंट के चेले होते थे, ठीक है। ये लोग क्या करते थे ना, ये लोग लैंडलॉर्ड्स थे एंड ये लोग इंटरमीडियरीज थे, दे वर टैक्स कलेक्टर्स। तो ये लोग ना जो भी फार्मर का प्रॉफिट होता, ठीक है, उससे टैक्स जो चार्ज करते, ज़्यादा टैक्स लेते उस प्रॉफिट पे, एंड एज अ रिजल्ट फार्मर्स के पास कुछ बचता ही नहीं। और जमींदार टैक्स लेके कुछ अपने पास रखते और कुछ जाके कॉलोनियल गवर्नमेंट को दे देते। और ऑल्सो ये जमींदार, कोई कोई जमींदार वर रिच लैंडलॉर्ड्स एज वेल। तो यू नो दे यूज टू चार्ज हैवी हैवी रेंट फ्रॉम द फार्मर्स। ये सब वो लोग करते थे। और फार्मर्स का कंडीशन इतना क्रिटिकल रहता था ना, क्योंकि उनके पास कुछ बचता ही नहीं था, वो लोग तो सब कुछ जमींदार वगैरह को दे देते थे। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि क्यों कोई ग्रोथ आप नहीं देख पाए। पैसा बचेगा तो इन्वेस्ट करेंगे तो ना ग्रो होगा, पैसा ही नहीं बचने दे रहा था ये जमींदार लोग, ठीक है। सो दैट्स द फर्स्ट रीजन कि क्यों हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेंट था। दूसरा रीजन है हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। अभी देखो उस टाइम जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था ना गाइस, वो टेक्नोलॉजिकली उतना एडवांस था नहीं, ठीक है। सो अपने वही कॉम्पोस्ट वगैरह, फिर अच्छे बारिश पे डिपेंड करते थे क्योंकि इरिगेशन उतना था नहीं। सो हम लोग बहुत ज़्यादा वल्नरेबल थे, बारिश अच्छा होता तो खेती बाड़ी अच्छा होता, बारिश नहीं हो रहा होता तो खेती बाड़ी खराब हो जाता, ठीक है। फिर नेक्स्ट रीजन है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये अच्छा भी है, ये बुरा भी है। कैसे, पहले तो तुमको डेफिनेशन आ सकता है कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होता क्या है। तो इसका मतलब होता है कि आप क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हो मार्केट में बेचने के लिए, रादर देन खुद कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, जो फार्मर्स थे, और ये आइडिया ब्रिटिशर्स ने दिया। ब्रिटिशर्स ने बोला कि इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर इतना अच्छा है तो वो सिर्फ खुद के लिए क्यों बनाता है, उसको बना के मार्केट में भी बेचना चाहिए, उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए। और फूड क्रॉप्स क्यों, कैश क्रॉप्स बनाओ, लाइक इंडिगो, कॉटन, ये सब बनाओ और मार्केट में उसको जाके बेचो और बहुत पैसे कमाओ। तो दैट इज व्हाट इज कमर्शलाइजेशन। तो ब्रिटिश रूल ने क्या किया,
क्रॉप्स को शिफ्ट किया फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स, एंड यू नो हम लोग इसके वजह से लिटरली रॉ मटेरियल एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गए। तो दैट्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्कैसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ना फार्मर्स के पास पैसे नहीं थे तो वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे, लाइक ड्रेनेज सिस्टम में, फ्लड कंट्रोल में, या टेरेस फार्मिंग तुम लोग सुना होगा। तो ये सब पे ना जो हमारे फार्मर्स थे उनके पास पैसे नहीं बचते थे टू इन्वेस्ट, ठीक है। एंड इसलिए क्या हुआ कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो स्टैग्नेंट रह गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं हो रहे हैं नई टाइप के, ठीक है। उसके बाद लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। देखो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था ना उसका प्रोडक्टिविटी भी कम था। कैसे? क्योंकि हम लोग उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते थे। कैसे यूज़ करेंगे, पैसे ही नहीं है। फिर इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छा नहीं था, फर्टिलाइजर्स का तो यूज ही नहीं किया करते थे वो लोग, ठीक है। और जो जमींदार थे वो लोग को लिटरली सिर्फ अपने रेंट दैट इज लगान से मतलब था। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, फार्मर्स कैसे मर रहे हैं, जी रहे हैं। दे हैड नो आइडिया। एंड इवन यू नो दिस जमींदार यूज टू लिव इन कंट्री साइड, सो विलेज में उनका बस प्रॉपर्टी रहता, रेंट पे दे देते, एंड दे हैड नो रूट्स इन द विलेजेस। तो जमींदार कोई इनिशिएटिव नहीं लिया इन्वेस्ट करने का इन इंडियन एग्रीकल्चर, एंड दैट इज वाई हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड रह गया। सो गाइस ये रीजन है कि क्यों हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड था या स्टैग्नेंट। पहला लैंड सेटलमेंट सिस्टम, दूसरा कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तीसरा स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड चौथा लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी या लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये चार मेन रीजंस है कि क्यों हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा बैकवर्ड रह गया। यस, हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी, सॉरी ये भी एक रीजन था। 5 रीजन हमने किया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी बात करते हैं। तो यू नो जब तुम ये सब सुन रहे होगे ना तुमको लग रहा होगा यार सिर्फ हम लोग बुरा मतलब सिर्फ हम लोग बैकवर्डनेस एंड स्टैग्नेंट का ही बात कर रहे हैं। लिटरली हमारा इंडियन इकोनॉमी ऐसा था क्या जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे? हाँ जी, बिल्कुल ही ऐसा था। और बहुत दुख हो रहा होगा, आई अंडरस्टैंड, अगर तुम्हें प्यार है इंडिया से तो। चलो एनीवे, इंडस्ट्रियल सेक्टर। अभी इंडिया ना इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बहुत पीछे था, ठीक है। क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स थे ना इन्होंने क्या किया, इन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का। अब देखो इंडिया बहुत नोन था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब इंडस्ट्रीज को बंद कर देना। इंडस्ट्रियलाइजेशन का ऑपोजिट होता है ना डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज को बंद कर देना। सो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया के इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया अपने दो मोटिव के वजह से। ये बहुत बारी एग्जाम में आता है। उनका पहला मोटिव ये था कि हम लोग रॉ मटेरियल्स इंडिया से ले जाएंगे चीप रेट पे और इंडिया को एक्सपोर्टर बना देंगे रॉ मटेरियल्स का। और दूसरा उनका रीज़न था कि वो लोग वहाँ बना के ब्रिटेन ले जाएंगे और वहाँ फाइनल गुड्स बना के इंडिया को आके बेच देंगे। तो ये सेकंड उनका रीजन था, टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन द इंडियन मार्केट एट हायर प्राइसेस। अपने इस दो मोटिव के लिए वो लोग ने हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बंद करवा दिया, ठीक है। ये पहला रीजन। अब इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बंद होने के वजह से गाइस क्या हुआ, ऑफ कोर्स हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, क्योंकि मैंने बोला ना 85% ऑफ द पॉपुलेशन यूज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो इसके वजह से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बर्डन, मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट लोग जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होते थे वो लोग भी अब एग्रीकल्चर में आ गए, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था। और एग्रीकल्चर तो ऐसे ही डूबा हुआ था और डूब गया, ठीक है। सो इसके वजह से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, ओके। एंड ऑफ कोर्स वी बिकेम द इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, दिस तो वी नो, ब्रिटेन सामान बनाते एंड अपन उसको इम्पोर्ट करते, ठीक है। एंड और भी आप देखोगे कि ब्रिटिश रूल के वक्त जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है टू द जीडीपी, इट वाज वेरी लो। ऐसा कोई परसेंटेज नहीं दिया तो तुम्हें वो नहीं याद करना, तुम्हें बस इतना याद करना है कि जो कंट्रीब्यूशन था टू द जीडीपी वो बहुत ही कम था, ठीक है। उस समय ना उतने कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज भी नहीं थे। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज? इसका मतलब वो इंडस्ट्री जो मशीन वगैरह बनाता है। अब देखो ब्रिटिशर्स तो बड़े सेल्फिश, ठीक है, वो चाहते थे कि इंडिया उन पे डिपेंडेंट रहे। तो ब्रिटिशर्स ने ना कुछ भी नहीं किया हमारे कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज को सुधारने के लिए, ठीक है। क्योंकि वो लोग चाहते थे हम लोग अभी भी इंडिया से ही ब्रिटेन से ही सारे मशीन्स वगैरह इंपोर्ट करें।
बट उस समय तुम्हें पता है क्या, बहुत सारे हम लोग देखे कि ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, धीरे धीरे फर्स्ट सेकंड हाफ में क्या हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आने लग गए। फिर 1907 में, ये डेट याद रखना, 1907 में टिस्को आया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इन जमशेदपुर, ठीक है, टिस्को आया। फिर उस समय ना शुगर सीमेंट इंडस्ट्री भी धीरे धीरे आना शुरू हो गए। बहुत सारे कॉटन एंड जूट मिल्स आए। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स महाराष्ट्र गुजरात में आया, जूट मिल्स बंगाल में आया। तो थोड़े बहुत प्राइवेट सेक्टर के आने के वजह से थोड़ा बहुत हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज उस समय आने लग गए, बट स्टिल इंडस्ट्रीज का जो कंट्रीब्यूशन था वो कम ही था टू द जीडीपी। और उस समय जो पब्लिक सेक्टर का रोल था गाइस, वो बहुत ही लिमिटेड था। मतलब गवर्नमेंट जो उस समय थी वो मोस्टली कॉलोनियल गवर्नमेंट, बट दे वर मोस्टली कन्फाइंड टू रेलवेज, पावर जनरेशन, पोर्ट्स। इनफैक्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे भी अबाउट इंडियन रेलवेज कब आया, क्या हुआ, तो उसी के लिए बस पब्लिक सेक्टर था, ठीक है। अब ये सब बेसिकली शो कर रहा है कि भाई हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्चुअली बहुत पीछे रह गया था। ऑल्सो वन मोर थिंग, बताए ये जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वो लोग कैसे कर पाए। हमने पढ़ा कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे उनका मोटिव क्या था, कारण क्या था, बट वो लोग कर कैसे पाए, बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। तो उन्होंने टैरिफ पॉलिसी का मतलब होता है टैक्सेशन पॉलिसी, तो उन्होंने बताए भेदभाव किया एकदम बहुत ज्यादा ही। उन्होंने क्या किया, बोला कि इंडिया ना जब भी एक्सपोर्ट करेगा रॉ मटेरियल्स ब्रिटेन को, तो उस पर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं, ठीक है। और इंडिया जब इंपोर्ट करेगा ब्रिटेन से फिनिश गुड्स, तो उस पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्या होगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बट हाँ, इंडिया अगर एक्सपोर्ट कर रहा है फिनिश गुड्स किसी बाहर कंट्री को, तो उस पे हैवी टैक्सेस लगेगा। ऐसे कर करके ना वो लोग लिटरली हमारे इंडस्ट्री का पूरा बैंड बाजा बारात बना दिया था। हाँ जी, तो देखो यही लेके आए कि क्यों डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पाया, बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ठीक है। ठीक है, सो ये पॉइंटर्स थे गाइस, दीज वर द 6 पॉइंट्स रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। आई होप आपने वो 1907 वाला डेट जरूर लिखा हो, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो डेमोग्राफी का मतलब होता है यू स्टडी अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ बर्थ रेट, इन टर्म्स ऑफ डेथ रेट वगैरह, ठीक है। सो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी 1921 मार्क दिस ईयर, दिस इज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, 1921। अभी 1921 के पहले को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। इस समय क्या होता था, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट रहता था, और हमारा जो पॉपुलेशन था वो बहुत ही ज़्यादा स्टैग्नेंट था, ठीक है। हमारा जो पॉपुलेशन था वो काफ़ी स्टैग्नेंट था उसके पहले, बर्थ रेट डेथ रेट सब ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन भाई क्या ही ग्रो करेगा, स्टैग्नेंट ही रह जाएगा ना। और बट आफ्टर 1921 क्या हुआ, वी एंटर्ड इनटू अ सेकेंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। यहाँ हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है सीधा एक्सिलरेट हो गया, ठीक है, एक्सिलरेट हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि हमारा क्या डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर था। सबसे पहले हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। देखो बर्थ रेट का मतलब क्या होता है कि अगर 1000 लोग हैं तो उसमें कितने लोग पैदा हुए हैं, ठीक है, नए पैदा हुए हैं, कितना बच्चा पैदा हुआ है अगर 1000 लोग हैं तो बर्थ रेट भी ज़्यादा था। और डेथ रेट मतलब 1000 लोग में कितने लोग मर रहे हैं। तो ऐसे पूरे पॉपुलेशन को ना उन्होंने ऐसे 1000 में डिवाइड कर दिया था, और उस बेसिस पे वो लोग मेजर करते थे। तो उस समय ना जो बर्थ रेट था गाइस, वो 48 पर 1000 था। मतलब 48 बच्चे अगर 1000 के पॉपुलेशन में 48 बच्चा नया पैदा हो रहा था, ठीक है। अभी पैदा होगा तो नया ही होगा, क्या ही बोल रही हूँ मैं। और डेथ रेट जो था वो 40 पर 1000 था। बर्थ रेट 48 पर 1000 था और डेथ रेट 40 पर 1000 था, ठीक है। अब लो लिटरेसी लेवल था, अभी उस समय जो लिटरेसी लेवल था ना गाइस वो भी बहुत कम था, बहुत कम लोग पढ़े लिखे रहते थे, ठीक है। उस समय ब्रिटिशर्स पूरा क्या ही बोले, के नॉट से द वर्ड, यू अंडरस्टैंड। तो 16% ओवरऑल लिटरेसी रेट था, बस 16% ही लिटरेसी रेट था, जस्ट इमेजिन, 16% ही लिटरेसी रेट था ओवरऑल। फिर हम लोग बात करते हैं हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मतलब कितना बच्चा 1 साल होने के पहले ही मर जा रहा है, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट।
वी कैन सी कि बहुत ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था। ठीक है, 218 था गाइस। सोचो 218 बच्चे मर जा रहे इवन बिफोर अटेंडिंग 1 ईयर ऑफ एज। ठीक है, अभी 2024 के हिसाब से 25 पर थाउजेंड। तो यू शुड नो द डेफिनेशंस ऑफ ये सब भी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट वगैरह। तो वही है कि नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज पर थाउजेंड लाइफ बर्थ। 1000 बच्चा पैदा हो रहा है तो कितना बच्चा मर जा रहा है, ठीक है, 1 साल के पहले। अब हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था उस वक्त वो बहुत कम था गाइज, इट वाज जस्ट 32 years, इन कॉन्ट्रास्ट टू 69 years राइट नाउ। यस, आई नो बॉयज आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट दिस लाइफ एक्सपेक्टेंसी नाउ, राइट? 69 years इट इज। तो 32 इयर्स उस टाइम थे, अभी कितने हैं? अभी 69 इयर्स है। अब उसके बाद पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, उस समय ना बहुत बीमारियां होती थी, एयरबोर्न डिजीजेस, वाटरबोर्न डिजीजेस, क्योंकि पता है कोई सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, ये सब कुछ भी अच्छा था ही नहीं ना। तो ऑफ कोर्स भाई बहुत डिजीजेस होता था। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि क्यों इतना लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हाँ, रीजन तो यही है ना, क्योंकि फैसिलिटीज ही नहीं था भाई, और डिजीजेस तो सर फाड़ रहे थे। उसके बाद वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, गरीबी भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आप ब्रिटिशर सोचो ना, इंडस्ट्रीज बंद करवा दे रहे, एग्रीकल्चर ऐसे ही बैंड बजा हुआ है, कहाँ से लोग कमाएंगे? तो पॉवर्टी, गरीबी भी बहुत ज़्यादा था। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट फॉरेन ट्रेड का बात करते, तो दैट वाज ऑल अबाउट डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। याद रखना 1921, ठीक है। और उस टाइम ना फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कंडक्ट हुआ था इन 1881। 1881 में फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कंडक्ट हुआ था। एंड उसके बाद एवरी 10 years में ये सेंसस कंडक्ट होता है। तुम लोग कभी अपने घर पे एक्सपीरियंस किए हो? एक लेडी आती है, बड़ा सा पेज लेके, एंड डिटेल्स लिखती है, राइट? पूछती है कितने लोग हैं फैमिली में, फीमेल्स कितने हैं। तो वही वही सेंसस एवरी 10 years कंडक्ट होता है। ओके, चलो अब वापस आ जाते हैं फॉरेन ट्रेड पे। तो फॉरेन ट्रेड का हम लोग पढ़ने वाले कि हमारा जो कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड कैसा था। तो वी ऑलरेडी नो कि भाई अपन लाचार लोग, अपन प्राइमरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते थे, लाइक सिल्क, कॉटन, वुड, इंडिगो, और इम्पोर्ट करते थे फिनिश कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। यही गेम प्लान था उस कॉलोनियल गवर्नमेंट का, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो किसके साथ होता था? तो ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स, प्यारे से ब्रिटिशर्स जो थे, वो लोग हमारे ऊपर मोनोपोली मेंटेन करते थे। हमारा मोर देन 50% ट्रेड होता था इन ब्रिटेन वाले लोगों के साथ, एंड रेस्ट ऑफ इट वो विद कंट्रीज लाइक चाइना, श्रीलंका, पर्शिया, उसके साथ होता था। बट मेजोरिटी, मोर देन 50% ब्रिटेन के साथ, याद रखने का। और पता है ये ब्रिटेन ने क्या किया? बहुत ही बदमाश लोग थे यार ये लोग। इन्होंने एक स्विस कैनल बनाया 1869 में। अगेन यू नीड टू रिमेम्बर द ईयर, 1869 स्विस कैनल बनाया। अभी स्विस कैनल क्या होता है? आर्टिफिशियल वाटरवे है। पहले क्या होता था ना, इंडिया से इंग्लैंड बहुत टाइम लग जाता था माल पहुंचाने में, माल लाने में, ये सब, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक आर्टिफिशियल वाटरवे बनाया, जो डायरेक्टली इंडिया को कनेक्ट कर देगा विथ इंग्लैंड, डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा। तो उन्होंने वो एक आर्टिफिशियल वाटरवे बनाया। इनफैक्ट मैं शो कर सकती हूँ। तो पहले ना, देखो, पहले ऐसे पूरा मुंबई से ऐसे घूम के लंदन जाना पड़ता था। अब उन्होंने इधर स्विस कैनल बनाया, तो अपन मुंबई से कम टाइम में इंग्लैंड पहुंच जाते। ठीक है, तो अपने पर्पस के लिए इन्होंने ये स्विस कैनल हमारे लिए बना दिया था। तो दैट इज अ थिंग। अभी स्विस कैनल के ऊपर भी आ जाता है। अब स्विस कैनल बनने के वजह से क्या हुआ, जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन करते हैं ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश रूल के वक्त अपन एक्सपोर्ट करके कमाई ना हो, अपन एक्सपोर्ट करके बहुत कमाए थे ब्रिटिश रूल के वक्त। इनफैक्ट इंडिया का ना एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ था। एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट्स, ठीक है। एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ था, बाहर वाले कंट्रीज गोल्ड वगैरह में हमें बहुत पे करते थे, बहुत पैसा था हमारे पास। ऐसे ही सोने की चिड़िया थोड़ी बोलते थे।
बट ये ब्रिटिशर्स ने वो एक्सपोर्ट सरप्लस का पैसा कहाँ यूज़ किया? दिस कैन ऑल्सो कम इन योर एग्जाम गाइस। सबसे पहले उन्होंने यूज़ किया अपने ऑफिस सेटअप करने के लिए, उनको अपना ऑफिस सेटअप करना था, उसके लिए वो लोग हमसे पैसा ले जा रहे हैं, ठीक है, ताकि अपने ऑफिस का सारे एक्सपेंसेस हमारे पैसे से वो लोग बेयर कर पाए। तो ये पहला। दूसरा, टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब वो लोग जो भी वॉर वगैरह करते, खर्चा तो लगेगा, कहाँ से आएगा? हमारे पैसे ले जाओ भाई। वही करते थे वो लोग, अपने वॉर एक्सपेंसेस के लिए भी वो इंडिया से पैसे, इंडिया के एक्सपोर्ट सरप्लस को यूज करते थे। अपना ऑफिस सेटअप के लिए तो करते ही थे, अपना वॉर लड़ने के लिए भी हमारा ही सेटअप वो यूज करते थे। और तीसरा, टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स का मतलब होता है सर्विसेज। तो सर्विसेज जब उन्हें बाहर से, लाइक होते हैं ना, बैंकिंग सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, अगर कहीं से इंपोर्ट करना होता तो उसके लिए भी वो हमारे पास से ही पैसा यूज करते। ठीक है। सो ये सब बेसिकली रीजन था। हेलो हेलो दिवेश, हेलो, वेलकम जी। ठीक है। सो ये सब बेसिकली दिस इज हाउ आर इंडियन वेल्थ वाज ड्रेन्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। सो हमने फॉरेन ट्रेड में क्या पढ़ा? वी स्टडीड अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, वी स्टडीड अबाउट डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, एंड वी ऑल्सो डिड कि हमारे इंडियन वेल्थ को ब्रिटिशर्स ने क्या क्या चीज में यूज किया। ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। स्विस कैनल के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम लोग करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो वर्कफोर्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। आपको भी पता है 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो हर सेक्टर में कितना वर्कफोर्स है वो बेसिकली उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। सो इनफैक्ट डेफिनेशन भी आ सकता है कि डिफाइन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है। अब देखो, जो उस समय ऑब्जर्वेशन, 2 ऑब्जर्वेशन रहा रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। पहला हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन था। यू नीड टू रिमेंबर दिस फिगर ऑल्सो कि वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में 70 से 75% ऑफ द वर्कफोर्स वाज वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली। फिर मैन्युफैक्चरिंग में 10% और सर्विस सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में 20%। थैंक यू दिवेश, थैंक यू सो मच। हाँ, सो एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो प्री डोमिनेट करता था 70 to 75%, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 10% और सर्विस सेक्टर 15 से 20%। आपको ये फिगर याद रखने का, मैन्युफैक्चरिंग का सबसे लोएस्ट है। ठीक है, 2 का याद रखोगे तो तीसरा ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। और उस समय ये भी देखा गया रीजनल वेरिएशन। ऐसा देखा गया कि कुछ कुछ स्टेट्स में लोग एग्रीकल्चर में कम हो रहे हैं और कुछ कुछ स्टेट्स में लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में और बढ़ रहे हैं। हाँ जी, ये भी देखा गया, इसी को बोलते हैं रीजनल वेरिएशन। तो तुमको ये भी याद रखना होगा, जैसे कि जो स्टेट्स में इनकम डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर रिड्यूस हो गया था इन तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, तो हमारे ये सारे स्टेट्स में लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में कम हो रहे थे, विच इज गुड ओनली, राइट। इट शोज दैट दे वर शिफ्टिंग टू मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, क्योंकि थोड़ा बहुत इंडस्ट्रीज आने लग गया था ना। उसके अलावा बट कुछ स्टेट्स है लाइक पंजाब, यूपी, ये सब में ऐसा देखा गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग बढ़ने लग गए। ठीक है। सो ये हो गया गाइस रीजनल वेरिएशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जहां हमने सबसे पहले देखा कि किसका शेयर ज्यादा कम है और दूसरा हमने देखा रीजनल वेरिएशन के बारे में। ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्टर में मूव करते हैं, विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी जब अपन इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करते हैं ना, तो अपन रेलवेज आ जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, ये सब कंप्राइज करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं रोड्स। उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे ना, वो लोग बताए रोड्स, उस समय ना ऑल वेदर रोड्स नहीं होता था, क्योंकि बारिश हुआ खराब हो गया ऐसा था। तो उस समय क्या था, जो रोड्स वो लोग थोड़ा बहुत बनाए भी तो वो लोग अपने लिए बनाए। अरे यार, ये ब्रिटिशर्स बहुत सेल्फिश थे, पता है। अब तुम ये जो आज़ादी आ रहे हैं ना, उसको अच्छे से सेलिब्रेट करना। तुम्हें तो पता चल रहा है क्या कंडीशन। तो रोड्स में हमने देखा उस समय जो रोड्स थे वो सिर्फ आर्मी के मूवमेंट के लिए बना था। ठीक है। मतलब जब ब्रिटिशर्स का वॉर होता तो जस्ट आर्मी
मूवमेंट के लिए वो लोग हमारे रोड्स वगैरह को यूज़ किए। फॉर आर्मी मूवमेंट इंडिया के अंदर उनको कहीं मूव करना है, वॉर लड़ना है, तो उसके लिए वो लोग रोड्स को यूज़ करते थे। एंड जब उन्हें रॉ मटेरियल्स हमारे कंट्री से पोर्ट तक या फिर रेलवेज तक ले जाना है, तो इसलिए वो लोग अच्छा रोड्स बनाए ताकि वो लोग रॉ मटेरियल्स को ईजिली ट्रैवल ईजिली कर पाए रॉ मटेरियल्स के साथ टू द नियरेस्ट पोर्ट और रेलवे स्टेशन। इसमें भी वो लोग का ही सिर्फ अपना मोटिव था। उसके अलावा जो रेलवेज उन्होंने बनाया, दिस वाज समथिंग वेरी पॉजिटिव। इसके वजह से वी आर ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर टू द ब्रिटिशर्स फॉर दिस। 1850 में, रिमेंबर दिस, 1850 में गाइस ब्रिटिशर्स ने रेलवेज इंट्रोड्यूस किया, जिसका ऑपरेशन शुरू हुआ 1853 में। तो ब्रिटिशर्स 1853 में शुरू किए एंड जो 1850 में उन्होंने बनाया था, यू नीड टू रिमेंबर। अभी रेलवेज बनने से क्या हुआ, रेलवेज ऑफ कोर्स एक चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और फास्ट भी है, क्योंकि उस समय तो लोग बुलक कार्ट्स ये सब यूज करते थे ना। तो रेलवेज आने से चीप ट्रांसपोर्ट हुआ। दूसरा, इट ब्रोक ऑल द जोग्राफिकल बैरियर्स जो बिटवीन द सिटी स्टेट्स बैरियर्स था। लोग इधर से उधर बहुत टाइम लग जाता था, 1 महीना 2 महीना पहुंचने में। तो इसके वजह से क्या हुआ कि लोग इजीली अभी मूव कर पाए। तो इससे जो भी जोग्राफिकल कल्चरल बैरियर्स है वो भी दो कंट्रीज के बीच में कम हुआ। ठीक है, इससे ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुआ, क्योंकि रेलवेज बना तो लोग एम्प्लॉयड हुए। और इसका फायदा क्या हुआ, इट ऑल्सो हेल्प्ड इन कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन का मतलब प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स रादर देन फूड क्रॉप्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू सेल इट इन द मार्केट। थैंक यू। ओके। ओ ओ मैम पूरा नाम क्या है? वाह, थैंक यू दिवेश। यस, करवा दो एकदम मस्त, सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ करवा दो। और पढ़ो, पढ़ाई पे भी ध्यान दो यार, मार्क्स आने चाहिए ना, ताकि कोई पूछे तो तुम बोल पाओ। चलो, अब हम लोग बात करते हैं एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट का। तो जो इंडियन शिपिंग कंपनीज थे वो लोग भी बहुत ज़्यादा सफ़र किए, बिकॉज उनको ना फॉरेन कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा। सो दैट इज़ अबाउट एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट की इंडियन शिपिंग कंपनीज को काफ़ी सफ़र करना पड़ा। ठीक है, और अगर हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो उस समय बताए ब्रिटिशर्स ने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लाया टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का मतलब कि आप लॉन्ग डिस्टेंस बात कर सकते हो टेलीफोन से, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं था पहले। चिट्ठी और फिर वो कबूतर चिट्ठी ले जाता था, मूवीज में देखे होगे राइट। तो अब ब्रिटिशर्स ने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ बनाया ताकि न्यूज़ वगैरह इजीली सब लोगों तक फैल जाए डिस्टेंस में। ठीक है, और इंडियन पोस्ट भी उन्होंने बनाया टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। सो टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ एंड इंडियन पोस्ट उन्होंने बनाया। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने रोड्स, रेलवेज, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में बात किया। बट गाइज इधर अंदर से भी तुमको क्वेश्चन आ सकता है कि रोड्स का यूज़ क्या था, रेलवेज का यूज़ क्या था, डेट्स वेरी वेरी। ओके, चलो, अब इसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल का पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या था? तो सबसे पहले ऑफ कोर्स ब्रिटिश रूल के, ऑल्दो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर गाइस स्टैग्नेंट और बैकवर्ड था, माना, थोड़ा बहुत बताए हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हुआ। कैसे? अंडरस्टैंड दैट इन एब्सोल्यूट टर्म्स एग्रीकल्चर आउटपुट ग्रू ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेटेड एरिया। एक्चुअली क्या हुआ ना, ये जो जमींदार एंड ऑल थे, ये लोग आके बहुत ज्यादा ये सब लैंड वगैरह देने लग गए। सो सिंस ये लैंड वगैरह ज़्यादा देने लग गए तो एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ गया। ठीक है, और एज अ रिजल्ट जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो भी बढ़ने लग गया। ओके, अगर हम लोग बात करें तो ऑफकोर्स ट्रांसपोर्टेशन में वी कैन सी मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन राइट। सो रोड्स बने, रेलवेज बना, जिससे चीप एंड रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप हुआ। तो इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वी हैव टू वाउच फॉर द ब्रिटिशर्स। फिर उन्होंने चेक ऑन फेमाइंस। अभी रोड्स एंड रेलवेज की वजह से क्या हुआ, अब देखो उस समय ना भूखमरी या फिर ऐसा बहुत ऐसे सिचुएशंस आते थे, ड्रॉट आता था, भूखमरी आता था, ये सब बहुत ज़्यादा होता था। तो रोड रेलवेज बना तो ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज तक सामान पहुंचाना भी आसान हो गया। सो उसको बोलते हैं चेक ऑन फेमाइंस। वी कुड कंट्रोल द फेमाइंस, ठीक है, वी कुड
वी कुड फैसिलिटेट द टाइमली मूवमेंट ऑफ फूड सप्लाईज। उसके अलावा यूनिफॉर्मिटी इन द मॉनेटरी सिस्टम, एंड उन्होंने उनके वजह से कॉइनेज एक्ट आया, ठीक है, एंड उसके वजह से क्या हुआ, करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा हो गया हमारे कंट्री। तो ये भी है, मॉनेटरी सिस्टम भी उन्होंने सुधारा, उन्हीं के वजह से हमारा बार्टर सिस्टम हटा गई। सो दिस इज ऑल्सो वन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। एंड वो लोग का जो उनके वजह से हमारे इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा समझ आया कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होता कैसे है। क्योंकि ब्रिटिशर्स ना बहुत सिस्टमैटिकली अकाउंट्स बनाते थे। इनफैक्ट तुम्हें पता है, तुम जो ये क्लास 11 में गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स पढ़ते हो ना, वो यूके ब्रिटिशर्स ने तो बनाया था, क्योंकि वो लोग हर कंट्रीज को रूल करते थे। सन नेवर यूज टू सेट इन इंग्लैंड, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। सो वही है उनका इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, हम लोग देख के, हम लोग सीख के हमारा भी बहुत फायदा हुआ। सो दैट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। So guys, these are the 5 important contributions of the British rule: growth in agriculture sector, better means of transportation, check on famines, uniformity system, and effective administration setup. ओके, सो दीज वर द पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस। और यहाँ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है, जहाँ हमने एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिर डेमोग्राफी, फॉरेन ट्रेड, ऑक्यूपेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, सबके बारे में पढ़ा विथ ऑल द डेट्स। मैं ना एंड में पूरा डेट का कंबाइंड पीडीएफ कंबाइंड एक स्लाइड भी बनाई हूँ, विच इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी गाइस। एंड एंड में ना मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस और टॉपिक्स भी मेंशन की हूँ, जिससे तुम्हें बहुत मदद मिलने वाला है एग्जाम में अपने हाफ ईयरली के, ठीक है। तुम उस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे ही फोकस करोगे, अच्छे से उसी टॉपिक्स को सिर्फ लर्न कर लोगे और ये फ्लो चार्ट से पढ़ लोगे, तो मस्त तुम क्रैक कर पाओगे अपना अच्छे मार्क्स से, ठीक है। अभी तुम 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, एंड अगर कुछ पूछना है, बोलना है, तो कमेंट बॉक्सेस आपके लिए खुला हुआ है, आप ज़रूर बोलिए, ज़रूर बात कीजिए। एंड उसके बाद वी कैन प्रोसीड विद द सेकेंड चैप्टर, विच इज इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1980, ठीक है, with the next one, Indian economy 1950 to 1990। तो हैप्पीली आपने पढ़ा कि क्या कंडीशन था इंडिया का बिफोर इंडिपेंडेंस, एंड देन फाइनली we got our independence on 15th of August 1947। पाकिस्तान को एक दिन पहले मिला और इंडिया को 15 अगस्त 1947 को मिला, ठीक है। अब उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया इंडियन गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, क्योंकि पहले तो कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट था, राइट। सो इंडियन गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, फिर इंडिया को उस समय हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बने। एनीवन कैन टेल मी व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जब जवाहरलाल नेहरू, ये तो पता होना चाहिए यार। तो जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया में, उस समय वो इलेक्ट हुए। फिर इंडिया को ना बहुत सारा प्रॉब्लम्स दिख रहा था, राइट। तो पूरा उसको स्क्रैच से शुरू करना था, जैसे अभी तुम स्क्रैच से शुरू करना चाह रहे हो ना अपने फर्स्ट टर्म के लिए, वैसे ही इंडिया को भी सब कुछ स्क्रैच से शुरू करना था। और सोचो इंडिया कर सकता है और इधर तक पहुंच सकते हैं, तो यार तुम भी विथ सम डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क अभी भी यू कैन रीच अप टू दैट पॉइंट, ठीक है। तो इंडिया उस समय फिर डिसाइड किया कि भाई अब सबसे पहले तो अपन को ये देखना होगा कि अपने जो ये सब प्रॉब्लम्स है ना, कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, ये सारे जो भी हम लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इकोनॉमी में, जिसको सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी भी बोलते हैं, विच आर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो ये इंडियन गवर्नमेंट के सामने ये था कि भाई इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करें, ठीक है। तो उनको डिसाइड करना था इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम एक सेटअप है या फ्रेमवर्क है, जहाँ ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, वो पूरा सेटअप को बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। तो इंडिया के पास पहला ऑप्शन था कैपिटलिस्ट सिस्टम का। अभी कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता है ना, जो भी कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं। वहाँ प्राइवेट इंडिविजुअल सारे डिसीजन लेते हैं कि क्या प्रोड्यूस होगा, किसके लिए प्रोड्यूस होगा, क्यों एंड कैसे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और कैपिटलिस्ट में क्या होता है ना गाइस, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा कम होता है। तो दैट वाज कैपिटलिस्ट। बट ये ना जवाहरलाल नेहरू को जमा नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स उस समय हमारा प्राइवेट सेक्टर क्या ही था, कुछ भी तो नहीं था, सिर्फ टिस्को था,
ठीक है? और कुछ पेपर, सीमेंट ये सब छोटे इंडस्ट्रीज़ आए थे, कॉटन टेक्सटाइल्स और जूट मिल्स आया था। तो वैसा तो हमारा प्राइवेट सेक्टर कुछ डेवलप था नहीं। तो दैट इज़ व्हाई वो लोग बोले कि यार वाला तो कैपिटलिस्टिक वाला तो अपन चूज़ नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट उनके पास ऑप्शन सोशलिस्ट इकोनॉमी था। अभी सोशलिस्ट में क्या होता है, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, वो कौन ओन करता है? वो ओन कंट्रोल्ड एंड ऑपरेट गवर्नमेंट करता है। तो सोशलिस्ट में ना गवर्नमेंट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वहाँ जो भी प्रॉपर्टी होता है, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, वो गवर्नमेंट ओन करता है एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में। बट वो लोग को जैसे चाइना, क्यूबा, ये सब उस समय सोवियत यूनियन, वो लोग फॉलो कर रहे थे सोशलिस्ट इकोनॉमी। बट गवर्नमेंट को सोशलिस्ट इकोनॉमी भी पूरे तरीके से नहीं जमा। क्यों? क्योंकि इसके वजह से क्या होगा ना, गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। अगर कंप्लीट सोशलिस्ट इकोनॉमी में जाता गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता उस पे, ठीक है? तो इसलिए ऑल्दो जवाहरलाल नेहरू और बाकी लोग थोड़ा बहुत थे सोशलिस्ट के फॉर्म में, बट देन दे फाइनली डिसाइडेड कि नहीं भाई, इसमें बहुत ज़्यादा अपन अपने ऊपर काम आ जाएगा, एंड दैट इज़ व्हाई दे शिफ्टेड टू मिक्स्ड इकोनॉमी। अभी मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? एक ऐसा इकोनॉमी जहाँ दोनों पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर होता है। जैसे इंडियन इकोनॉमी, पाकिस्तान का इकोनॉमी, ऑल दीज आर मिक्स्ड इकोनॉमीज, क्योंकि आप इधर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर सब देखोगे, एंड इधर क्या है ना, मिल के सब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट रन कर रहा है, प्राइवेट मतलब अपन प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो हमारी इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को चूज करना प्रेफर किया, जहां दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलके इंडिया का ग्रोथ शुरू करेंगे। तो इंडिया डिसाइड कर लिया कि उसका इकोनॉमिक सिस्टम क्या होने वाला है। नाउ इकोनॉमिक सिस्टम डिसाइड हो गया, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट उसको स्टेप क्या लेना था? प्लानिंग। क्योंकि तुम डिसाइड कर लिए कि ठीक है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मिलके ग्रो करेगा, बट कैसे करेगा? प्लान्स बनाना होगा ना। जैसे बर्थडे में भी तुम लोग प्लान बनाते हो ना, तो वैसे ही इकोनॉमी चलाने के गवर्नमेंट को भी प्लान का जरूरत था। अभी प्लान का मतलब क्या होता है? प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें अपन पूरा डिटेल्ड स्कीम लिखते हैं, प्रोग्राम स्ट्रैटेजी लिखते हैं एडवांस में एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक है? और इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया को करना था, उसमें उसको देखना था कि वो जो भी मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस है, लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, वो सारे डिसीजंस वो लेना था गवर्नमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्वे। तो गवर्नमेंट सर्वे करेगा, उसके बेसिस पे पॉलिसीज बनाएगा, स्ट्रेटजीज बनाएगा, जिससे हम लोग ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो इंडिया उस समय क्या किया, 5 ईयर प्लान्स का कॉन्सेप्ट लाया। सो बेसिकली एक प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ 1950 में। कब सेटअप हुआ प्लानिंग कमीशन गाइस? 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ। ओके, 1950 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। सो जवाहरलाल नेहरू वाज द चेयरमैन ऑफ दैट प्लानिंग कमीशन, जो कि 1950 में शुरू हुआ, बना, ठीक है? और उसके बाद ये प्लानिंग कमीशन का काम था 5 ईयर प्लान्स बनाना। तो इंडिया क्या किया? इंडिया 5 ईयर का विजन देखता था कि अगले 5 ईयर्स में हमें क्या अचीव करना है, फिर उसके 5 ईयर्स में हमें क्या अचीव करना है, वो सब टारगेट्स बनाता था प्लानिंग कमीशन, ठीक है? और प्लानिंग कमीशन का काम यही था कि वो देखेगा कि कंट्री में कितने रिसोर्सेज है, उस बेसिस पे वो प्लान्स करेगा। अब प्लानिंग कमीशन इंडिया में ना टोटल 12 5 ईयर प्लान्स बने थे गाइस, 12 5 ईयर प्लान्स। और जो लास्ट 5 ईयर प्लान था वो 2012 से 2017 तक था। लास्ट 5 ईयर प्लान ये था। और जो प्लान, बट ये फिर रिप्लेस हो गया, प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस बाय हुम? इट वॉज रिप्लेस बाय नीति आयोग। तो अभी प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट नहीं करता। दिस कैन ऑल्सो कम इन योर क्वेश्चन, हाँ, कि 1 जैन 2015 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ और ये प्लानिंग कमीशन हट के नीति आयोग बन गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। रिमेंबर द फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग फॉर्म हुआ, ठीक है? सो हम लोग ये देख लिए कि सिस्टम डिसाइड हुआ, प्लानिंग शुरू हुआ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू हुआ। पता है पहला 5 ईयर प्लान कब आया था? पहला 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1951 पे। 5 ईयर प्लान है ना, तो 5 साल के लिए, 31 मार्च 1956 तक के लिए।
ठीक है, सो पहला 5 ईयर प्लान गाइस, ये सब भी एग्जाम में आता है, इसलिए मैं तुमको ऐसा लिखवा रही हूँ, वरना मेरे को कोई शौक नहीं है लिखवाने का। तो पहला 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1951 को आया था, 5 साल के लिए था फिजिकल ईयर, तो 31 मार्च टू 1956 को खत्म हुआ। ठीक है, ऐसे करके 5 ईयर्स में प्लान्स आते थे। अब चलो, अब हम लोग देखते हैं कि अब इधर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि 1950 से 1990 में एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार लाने के लिए क्या किया गया, फॉरेन ट्रेड में सुधार लाने के लिए क्या किया गया, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में सुधार लाने के लिए क्या किया गया। ठीक है, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स ली। देखो, इस पूरे प्लानिंग में ना गवर्नमेंट को बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल असाइन किया गया कि तुम्हारे ऊपर है डेवलपमेंट, प्राइवेट सेक्टर है तुम्हारे पीछे, तुम्हारा हेल्प करेगा, बट मेन आगे चलाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर में ना इनफैक्ट फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो मोटिव था, जो टारगेट था, वो ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर ही था। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो मेन गोल था वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ही था गाइस। तो उस समय बताए प्रॉब्लम्स क्या फेस करना पड़ता था एग्रीकल्चर सेक्टर को, अपन ये लास्ट चैप्टर में ही पढ़ के आए, लो प्रोडक्टिविटी, बिकॉज अब अपने उतना केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ करते थे, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था हमारे पास, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थे, जमींदार को कोई लेना देना नहीं था, दे हैड नो द विलेजेस एंड दे डिडंट डू एनीथिंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लैंड। तो ये रीज़न है, ये एक प्रॉब्लम है विच वी वर फेसिंग, ठीक है, आफ्टर आज़ादी। और क्या प्रॉब्लम, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब हद से ज़्यादा लोग, याद करो जब हम लोग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहते तो देखे थे ना, 70 to 75% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज इन एग्रीकल्चर। तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि जितना लोग चाहिए नहीं उससे कई ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, विच इज़ लीडिंग टू डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। तुमको देख के लग रहा है कि सब एम्प्लॉयड है, बट एक्चुअली सब एम्प्लॉयड नहीं है। उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा वल्नरेबल थे, याद करो, वी वर डिपेंडिंग अ लॉट ऑन रेनफॉल, ये भी एक प्रॉब्लम था। भाई इरिगेशन सुधारो, रेनफॉल पे हम डिपेंडेंट रहोगे तो तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, फिर ये प्रॉब्लम था। हम लोग आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, ये तो हमने पढ़ा ही। फिर हम लोग स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हमने देखा, यूज ऑफ मशीन्स बिकेम डिफिकल्ट एट दैट टाइम। हम लोग के पास उतना छोटे छोटे लैंड थे ना सबके पास, तो उतना मशीन मशीन कैसे लोग इंस्टॉल करेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम था कि हम लोग मशीन ही नहीं कर पाते थे, छोटू सा लैंड में क्या ही यूज़ करेंगे। उसके बाद ये था कि हम लोग उस समय ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी होता था, पता है, टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में झगड़ा। तो मोस्टली उस समय जो गरीब फार्मर्स थे वो लोग तो रेंट देते थे ना, वो लोग टेनेंट थे, लैंडलॉर्ड्स को रेंट देते थे। अभी टेनेंट लैंड में आए दिन कुछ न कुछ झगड़ा, अचानक से लैंडलॉर्ड बढ़ा दे रहा है रेंट, तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स भी एक प्रॉब्लम था। एंड अपना ऐसा भी नौबत आ गया था कि अपन बेसिक फूड ग्रेन्स भी इंपोर्ट करने लग गए थे, क्योंकि बहुत जन क्या किया था, कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था ना, जिसकी वजह से इंडिया में फूड ग्रेन्स का शॉर्टेज हो गया था। तो वही बोल रहे कि इम्पोर्ट ऑफ फूड सप्लाईज, फॉरेन टेक्नोलॉजी, फॉरेन कैपिटल, ये सब के वजह से बहुत ज़्यादा फॉरेन इंटरफेरेंस हो गया था इवन हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये सब प्रॉब्लम्स था। अब बहुत हुआ यार प्रॉब्लम्स का, अभी सोल्यूशन देखते हैं। तो गवर्नमेंट क्या किए, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस फॉर योर एग्जाम। गवर्नमेंट दो मेजर लिया, ठीक है, एक लैंड रिफॉर्म मेजर्स और दूसरा बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन विच इज अ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म। अभी लैंड रिफॉर्म्स में क्या किया गवर्नमेंट ना, गवर्नमेंट ने रिफॉर्म का मतलब चेंजेस, तो लैंड रिफॉर्म गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ओनरशिप चेंज कर दिया लैंड का। गवर्नमेंट बोला कि हम लोग जो इंटरमीडियरीज है उसको बीच से हटा देंगे। इंटरमीडियरीज कौन थे गाइस, जमींदार। तो बेसिकली जमींदार वो चेले थे ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जो टैक्स कलेक्ट करते थे, या बहुत बारी वो लोग लैंडलॉर्ड्स भी थे। ऑल जमींदार्स जो भी थे वो लोग लैंडलॉर्ड्स भी थे। तो ऑफ कोर्स वो लोग इंटरमीडियरी थे, उनके वजह से बहुत प्रॉब्लम फार्मर्स को फेस करना पड़ रहा था। तो दैट इज़ वाई क्या किया गया, इन जमींदार्स को हटा दिया गया। लैंड सीलिंग का मतलब सीलिंग ऊपर होता है ना, इतना पता है ना। तो लैंड सीलिंग में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने लिमिट सेट कर दिया कि एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा कोई भी लैंड होल्ड नहीं कर सकता। अगर वो उससे ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं तो वो आके गवर्नमेंट को अपना लैंड दे दे। ठीक है, सो ये दो चीज़ हुआ था अंडर लैंड रिफॉर्म्स। क्या हुआ था गाइस, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड लैंड सीलिंग।
और अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज के पीछे एम क्या था कि लैंड शुड बिलोंग टू द टिलर ऑफ द सॉइल। जो उस जगह उस लैंड में क्रॉप्स उगा रहा है उसको लैंड मिलना चाहिए, उसको लैंड का ओनरशिप मिलना चाहिए। देखो इससे फायदा एक ही है, अगर तुमको ओनरशिप मिल गया लैंड का तो तुम एफर्ट्स लोगे ना उस लैंड को सुधारने के लिए, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि ओनरशिप का जगह है। अगर मैं कुछ भी सुधारूंगा वो मेरे को ही फायदा होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे छोड़ के जाना पड़ जाएगा और फायदा मेरे लैंडलॉर्ड को हो जाएगा, वो नहीं होगा। सो ये एम था। सो ये जो अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज थे इसके पीछे का एम इज गाइज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज व्हाट लैंड शुड बिलोंग टू द टिलर ऑफ द सॉइल। एंड जिसकी वजह से क्या है कि फिर जो फार्मर्स है वो लोग भी इनिशिएटिव लेंगे टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लैंड, एंड दिस विल हेल्प देम टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ द लैंड। सो ये पहला था अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। दूसरा था लैंड सीलिंग। तो लैंड सीलिंग का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, वी ऑल्सो हैव स्टडीड नाउ, कि इसका मतलब होता है फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। एक मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड जो एक इंडिविजुअल होल्ड कर सकता है। इसका भी पर्पस बताए गवर्नमेंट का यही था कि रिड्यूस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स। ऐसा होता था ना कि पहले में जो बहुत अमीर अमीर लोग थे, बहुत लैंड था, बेचारे गरीबों को मौका ही नहीं मिलता था। तो वो उन गरीबों को मौका मिले इसलिए गवर्नमेंट ने ये चीज़ लाया कि भाई मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दिया, ताकि जो भी एक्स्ट्रा लैंड गवर्नमेंट को मिलेगा वो गवर्नमेंट उन लैंडलेस लेबरर्स फार्मर्स को दे देगा। ठीक है, बट ये इंडिया है गाइस, यहाँ गोल फुल्ली सर्व एक बारी में नहीं होता है, क्योंकि कुछ ऊपर बैठे वाले लोग क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं और वो लोग होने नहीं देते वो सब चीज। तो इधर भी यही था कि ये जो गोल था, ये सब के पीछे का गोल फाइनली यही था कि भाई इक्विटी अचीव करना है इन एग्रीकल्चर, वो अचीव नहीं कर पाए। गोल वॉज नॉट फुली सर्व्ड। जमींदार जो थे वो फायदा उठाने लगे लूपहोल्स का। इनफैक्ट टेनेंट्स जो थे they were evicted and जमींदार्स claim to be self cultivators। एक तो जमींदार अमीर लोग थे ना तो वो लोग बहुत फायदा उठाने लग गए, और दूसरा क्या हुआ, जो टेनेंट्स थे ठीक है उनको लैंड से निकाल दिया गया। और वो बेचारे लोग, उनको वो लड़ नहीं सकते गवर्नमेंट से। अब क्या हुआ, ये जो जमींदार है ये लोग बोलने लगे कि नहीं इधर तो हम ही लोग उगाते हैं, इधर तो कोई टेनेंट है ही नहीं, रहता ही नहीं है। और टेनेंट को वो लोग भगा दिए, निकाल दिए। अब टेनेंट गरीब लोग है, थोड़ी ना लड़ेगा जमींदार से। तो इसके वजह से क्या हुआ, जो लैंड है वो जमींदार के पास ही रह गया, वो रिच लैंडलॉर्ड्स के पास ही रह गया। और वो लोग ये भी करते थे पता है, वो लोग ना अपने रिलेटिव्स के नाम पे ओनरशिप दे देते थे अपने लैंड का। इट्स लाइक कि अब गवर्नमेंट तुमको बोल दिया है घर से ज्यादा तुम ओन नहीं कर सकता, ठीक है। तो तुम क्या क्या कर, तुम 4 घर ओन करता था, तुम कुछ अपने गरीब रिलेटिव्स को ढूंढा, उनके नाम पे एक बारी लैंड कर दिया, सेटिंग कर दिया, ठीक है। तो तुम गवर्नमेंट को दिखा दिया कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही लैंड है, और बाद में तुम अपने उन रिलेटिव से वापस अपने नाम पे लैंड करवा दिया। यही चीज जमींदार करते थे। सो गवर्नमेंट का ये जो गोल था वो फुल्ली अचीव नहीं हो पाया, बट हाँ किसी हद तक तो अचीव हो पाया, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द लैंड रिफॉर्म्स। अब अगर हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन का बात करें, सो इट वॉज अ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म। सब लोग इधर पढ़ा है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। इधर ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब प्लांट से रिलेटेड, क्रॉप से रिलेटेड। तो अचानक से हम लोग ऐसा देखे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया मिड 1960s में, ठीक है। ऐसा मैजिक कैसे हुआ, क्योंकि HYV सीड्स इंडिया यूज करने लगा फॉर सर्टेन क्रॉप्स, एंड दैट इज वाई अचानक से इंडिया में देखा गया कि 1960s में बहुत लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हो रहा है, स्पेशली क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड राइस। तो चलो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कब अडॉप्ट हुआ था, ये अडॉप्ट कब हुआ था गाइस, थर्ड प्लान में, थर्ड 5 ईयर प्लान में। कब, ड्यूरिंग 1960s, ठीक है। इसमें क्या हुआ, व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, इट रेफर्स टू लार्ज इंक्रीज in the production of food grains due to high yielding variety seeds, especially for wheat and rice। So what is green revolution, जो ये प्रोडक्शन भरना फूड ग्रेन्स का HYV सीड्स यूज करने के बाद, ठीक है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या मेजर्स लिया गया, HYV सीड्स यूज किया गया। अब पता है जो ये हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स आप यूज कर रहे हो ना, इसको बहुत ज़्यादा इरिगेशन चाहिए, अच्छा वाटर सप्लाई चाहिए, तो इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए। तो ऑफ कोर्स जो HYV सीड्स यूज कर रहा है उसको इरिगेशन सेटअप करना ही पड़ेगा, अच्छा।
और ये एचवाईवी सीड्स को ना बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स भी चाहिए होता था, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स भी चाहिए होता था टू प्रिवेंट फ्रॉम पेस्ट अटैक। तो एचवाईवी सीड्स यूज़ करते करते हमारा इरिगेशन फैसिलिटीज़ अपन यूज़ करने लग गए, केमिकल फर्टिलाइजर्स करने लग गए, पेस्टिसाइड्स करने लग गए, मशीन्स, ट्रैक्टर्स, ये सब यूज़ होने लगा। ठीक है, सो ये सब मेजर्स लिया गया ताकि लोग ग्रीन रेवोल्यूशन, ताकि लोग एचवाईवी सीड्स यूज़ करना शुरू कर दे फार्मर्स। और इससे ये देखा भी गया कि हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स है वो काफ़ी बढ़ गया। एंड एचवाईवी सीड्स अपन जो यूज़ किए वो बहुत फ़ायदा दिया, स्पेशली वीट एंड राइस ग्रोइंग रीजन्स को। अब हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन देखते हैं कि कितने फेजेस में आया था, 2 फेजेस में आया था गाइस। पहला जो फेज था वो मिड 1960s टू मिड 1970s तक था। ये सब तुम्हें याद रखना होगा, बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर से मैं बता दूं, पहला 3 चैप्टर में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा आएगा, गारंटीड गारंटीड गारंटीड। ठीक है, बात पक्की। चलो, तो पहला फेज वॉज मिड 1960s टू मिड 1970s। अब इस फेज में क्या हुआ, कुछ कुछ स्टेट्स ही यूज कर रहे थे एचवाईवी सीड्स, लाइक पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। और इन स्टेट्स को फायदा हुआ, और स्पेशली देखोगे ये सारे स्टेट्स मोस्टली वीट ग्रोइंग रीजन है, तो उनको बहुत फायदा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट फेज जो था वो मिड 70s से मिड 80s तक का था। यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो एचवाईवी सीड था वो और भी स्टेट्स में फैला, और भी स्टेट्स अडॉप्ट करने लग गए सेकेंड फेज में। एंड और भी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को कवर किया गया इन द सेकेंड फेज। ठीक है, पहले तो वीट एंड राइस के लिए ही आया था ना, बट उसके अलावा भी और क्रॉप्स कवर होने लग गए सेकेंड फेज में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इससे फायदा क्या हुआ, व्हाट वर द इफेक्ट्स, गुड इफेक्ट्स वी आर टॉकिंग। ठीक है, सबसे पहले वी कुड अटेन मार्केटेबल सरप्लस। नाउ व्हाट इज दिस मार्केटेबल सरप्लस गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब, तुम जो क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हो, तुम उसमें से थोड़ा अपने सेल्फ कंजम्पशन के साइड करके जो बचा हुआ माल है उसको बेच रहे हो मार्केट में, तो उसको बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। तो जो भी सरप्लस फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस हुआ एक फार्मर के पास, वो उसको मार्केट में बेचने लग गया, क्योंकि ये सब सीड्स यूज करके बहुत बम्पर प्रोडक्शन हो रहा था ना, तो इसलिए लोग फार्मर्स बाहर मार्केट में ज्यादा बेच पा रहे थे। तो मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस which is sold in the market by the farmers, that part of the agriculture produce जो मार्केट में बेचा जा रहा है, आफ्टर मीटिंग देयर ओन कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स, अपना कंजम्पशन रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद बचा हुआ चीज वो मार्केट में बेच रहे हैं। ये पहला फायदा था ग्रीन रेवोल्यूशन का। दूसरा फायदा था वी कुड अटेन बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। अब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया। अब इतना प्रोडक्शन, अब जो फार्मर्स थे उनके पास जगह नहीं था, वेयर हाउस फैसिलिटीज इनफ थी नहीं, तो वो लोग के पास जो भी एक्स्ट्रा पड़ा रहता वो गवर्नमेंट उनसे खरीद लेता, और जो गवर्नमेंट खरीदता वो अपने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वगैरह में स्टोर करके रखता वो स्टॉक को, उसी को बोलते हैं गाइस बफर स्टॉक, जो इमरजेंसीज में कभी फ्लड, कभी ड्रॉट, ये सब सिचुएशंस आए तो उसमें यूज किया जा सकता है। ठीक है, सो दैट इज बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। नेक्स्ट है बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स। अब इससे क्या हुआ, लो इनकम ग्रुप्स को फायदा हुआ। कैसे, गरीबों को कैसे फायदा हुआ, हम जैसे गरीबों को फायदा कैसे हुआ, फायदा इसलिए हुआ क्योंकि फूड ग्रेन्स बहुत बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गया, पर डिमांड तो उतना ही है। अभी ऐसा थोड़ी है कि तुम ज्यादा राइस ज्यादा वीट खाने लगेगा, जितना खाता है उतना ही खाएगा ना। तो इससे क्या हुआ कि सप्लाई बढ़ गया, डिमांड उतना ही है, तो प्राइसेस स्टार्टेड फॉलिंग, और प्राइसेस गिरने लगा तो लोगों के लिए सस्ता हो गया सामान खरीदना, सस्ता हो गया फूड ग्रेन्स खरीदना। तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, इससे जो लो इनकम ग्रुप है, जो नहीं खरीद पाते थे राइस वीट, अब वो लोग भी खरीदने लग गए। ठीक है, तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स। तो ये 3 गाइस पॉजिटिव इफेक्ट्स है ग्रीन रेवोल्यूशन का, मार्केटेबल सरप्लस, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, एंड दूसरा बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स। ठीक है, अब अगर हम लोग डीमेरिट्स का बात करें, बट ऑफ कोर्स प्रोज एंड कॉन्स दोनों होता है। अभी डीमेरिट क्या था ना, बहुत ज़्यादा अपना रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक आ गया, क्योंकि देखो आप इतने सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हो ना, तो दोज आर प्रोन टू पेस्ट अटैक हो जाता है बहुत ज़्यादा, और क्रॉप्स खराब हो जाता है। तो ये रिस्क इंडिया को फेस करना पड़ रहा था उस समय जब वो ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा था।
फिर इसकी वजह से और ये भी हुआ ना, इनकम इनइक्वालिटीज़ भी बढ़ गया, क्योंकि देखो जो पुअर फार्मर्स है वो तो नहीं अफोर्ड कर पा रहे ना एचवाईवी टेक्नोलॉजी यूज़ करना, पर जो रिच फार्मर्स है वो उसको यूज़ करके अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब रह जा रहे हैं। तो ये चीज़ हुआ कि इनकम इनइक्वालिटीज़ थोड़ा इस रीज़न के वजह से बढ़ गया कि कॉस्टली will increase the disparity between small and big farmers, since only big farmers could afford the required inputs. बट गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश किया, गवर्नमेंट इंश्योर किया कि ये इनकम इनइक्वालिटीज ना बढ़े। इसलिए बताए गवर्नमेंट क्या करने लगा, सब्सिडीज देने लगा। सब्सिडीज का मतलब क्या होता है गाइस, कि सस्ते में इनपुट, सस्ते में एचवाईवी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स गवर्नमेंट बेचने लग गया फार्मर्स को, जो फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, ताकि इनइक्वालिटीज बिटवीन रिच एंड पुअर ना बढ़े। ठीक है, इसलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो सब्सिडीज के ऊपर ही है। तो सब्सिडीज से देखो, सब्सिडीज का मतलब सबसे पहले ये होता है कि इनपुट्स लो प्राइसेस पे मार्केट में अगर 100 रुपया में मिल रहा है तो 90 रुपया में गवर्नमेंट फार्मर्स को दे दे रहा है। ठीक है, ये काइंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस है। बिकॉज यू कैन बी आस्क्ड कि डिफाइन करो सब्सिडी, तो सब्सिडीज क्या है, इट इज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, where the inputs are sold at a price lower than the market price। और गवर्नमेंट ये क्यों कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव है टुवर्ड्स अ सोसाइटी, उसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ये कर रहा है। सो इट इज़ अ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। और दूसरा डिबेट, बट पता है अब इस पे ये डिबेटेबल है। सब्सिडीज, कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि सब्सिडीज देना चाहिए था, और कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि सब्सिडीज नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब वी नीड टू अंडरस्टैंड, और ये ऑलरेडी इस बारी के बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है गाइस, डिबेट ओवर सब्सिडीज। ठीक है, तो नाउ दे आर सेइंग कि जो इकोनॉमिस्ट अगेंस्ट सब्सिडीज है, वो लोग क्या बोल रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि सब्सिडीज से नो बेनिफिट टू फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज एंड फार्मर्स। तो वो लोग बोल रहे हैं कि कुछ इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि सब्सिडीज पुअर एंड स्मॉल फार्मर्स को बेनिफिट नहीं कर रहा, बेनिफिट सिर्फ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को जा रहा है जो केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह बना रहे हैं, क्योंकि उनका तो डिमांड बढ़ रहा है। बट पुअर और स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को नहीं कोई फायदा हो रहा है इसके वजह से। क्यों? क्योंकि ये जो सब्सिडीज है ना, ये भी पुअर और स्मॉल फार्मर्स नहीं ले पा रहे। उसी सोचो ना, लाइन, भिखारी के लाइन में वो अमीर फार्मर्स घुसे जा रहे हैं, तो उसका भी फायदा पुअर फार्मर्स को नहीं मिल रहा है भाई। जो रिच एंड प्रॉस्परस फार्मर्स है वही ये सब्सिडी उठा के चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ है, इसलिए कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं सब्सिडी देना बंद करो यार गवर्नमेंट। दूसरा फिस्कल बर्डन। अब देखो ना, सब्सिडीज देने के वजह से गवर्नमेंट के पॉकेट में ही तो, पॉकेट से ही तो जा रहा है पैसा। आज गवर्नमेंट तो खुद खरीद रहा 100 में ही है, बट वो फार्मर्स को 90 में दे रहा है, तो 10 रुपया तो गवर्नमेंट के पॉकेट से जा रहे हैं ना। तो इससे क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बर्डन अराइज हो रहा है। उसको गाइस बोलते हैं फिस्कल बर्डन। ऑलरेडी गवर्नमेंट का बहुत बर्डन है, इंडिया बहुत बुरे कंडीशन था, राइट। और इतने कुछ अभी करना है, तो ये सब सब्सिडीज देने से तो फिर क्या, कैसे गवर्नमेंट आगे चला पाएगा। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ने यही बोला कि गवर्नमेंट का फाइनेंसिस पे बहुत बर्डन पड़ रहा है। ठीक है, तो एक बार ही सब लोग एक्सेप्ट कर लिया, सब लोग अभी यूज़ कर रहे हैं एचवाईवी सीड्स, तो गवर्नमेंट को सब्सिडीज़ देना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देना इसलिए शुरू किया था ताकि लोग यूज़ करना शुरू कर दे एचवाईवी सीड। नाउ लोगों में ये एक्सेप्टेंस आ गया है, लोग यूज़ करना शुरू कर दिए, तो धीरे धीरे ये सब्सिडीज़ को हटाना भी गवर्नमेंट को शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज इट्स क्रिएटिंग अ फिस्कल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। ठीक है, तो दीज वर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सब्सिडीज की क्यों नहीं मिलना चाहिए सब्सिडी फार्मर्स को। बट कुछ इकोनॉमिस्ट है जो बोलते हैं कि सब्सिडीज मिलना चाहिए। जैसे कि सब्सिडी मिलना इसलिए चाहिए, सबसे पहले रिस्की बिजनेस, क्योंकि कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना ये है कि एग्रीकल्चर अभी भी रिस्की बिजनेस है, सब लोग नहीं कमा पा रहे एग्रीकल्चर से, ऑलरेडी मेजॉरिटी पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। अगर सब्सिडीज नहीं दोगे तो जो रिच पुअर फार्मर्स है वो तो कभी भी ये फर्टिलाइजर्स वगैरह नहीं खरीद पाएंगे, एंड वो कभी भी अपलिफ्ट ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत रिस्की बिजनेस है। तो दैट इज वाई इकोनॉमिस्ट आर सेइंग दो सब्सिडीज। अभी दूसरा है पुअर फार्मर्स, मतलब जो मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स इंडिया में पुअर है, तो इसलिए भी सब्सिडीज देना चाहिए। ठीक है, और तीसरा इनकम इनइक्वालिटी। भाई कुछ इकोनॉमिस्ट का यही कहना है कि अगर सब्सिडीज नहीं बढ़ मिलेगा तो इनइक्वालिटीज जो है वो बढ़ जाएगा बिटवीन रिच एंड पुअर। ठीक है, सो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स गाइस इन फेवर ऑफ सब्सिडीज। जहाँ हम लोग बात करें कि सब्सिडीज क्यों मिलना चाहिए,
क्योंकि एग्रीकल्चर रिस्की बिजनेस है, पुअर फार्मर्स को ध्यान में रखो और इनकम इनइक्वालिटी इतना ज़्यादा है, इसलिए मिलना चाहिए, इसलिए पुअर फार्मर्स को सब्सिडीज मिलना चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट गाइस सब्सिडीज। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। तो तुमको पता है उस समय जब हमारा गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, तो उस समय इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 आया था एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आया था कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने ना पब्लिक सेक्टर दैट इज विच इज रन बाय द गवर्नमेंट, जहाँ ओनरशिप कंट्रोल मैनेज गवर्नमेंट करता है, तो पब्लिक सेक्टर को ना एकदम लीडिंग रोल असाइन किया था इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, अब सो दैट वाज अ थिंग। और जो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फोकस था ना, ये सेकेंड 5 ईयर प्लान का था। सेकेंड 5 ईयर प्लान गाइस कब शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 1955 एंड एंड हुआ 31 मार्च। 1 अप्रैल 1951 से तुम्हारा सॉरी 56, आई एम सो सॉरी, 56 56 हाँ, तो 1961, क्योंकि 51 से 5 साल गिन लो, तो ठीक है जो भी है। तो ये जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है उसका ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल असाइन किया गया था अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन विच केम अप इन 1948। ठीक है, अब क्या हुआ, अब उसमें ऐसा भी हुआ, जो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो पब्लिक सेक्टर थे ये उतना कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो गाइज यू नो एक और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पास हुआ 30 अप्रैल को 1956, 30 अप्रैल 1950 को, और सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया, जिसके बेसिस पे पूरा सेकेंड 5 ईयर प्लान था, जहाँ ऑब्जेक्टिव यही था कि जो कमी रह गई थी वो अचीव कर पाए और पब्लिक सेक्टर और एक्सपैंड कर पाए। बट ये पब्लिक सेक्टर को ही क्यों लीडिंग रोल असाइन किया गया? व्हाई नॉट एनीवन एल्स? बिकॉज प्राइवेट सेक्टर के पास देखो, व्हाई नॉट प्राइवेट सेक्टर? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास इनफ कैपिटल नहीं था, राइट? क्योंकि उस समय वी नो कि इंडिपेंडेंस में सिर्फ दो ही वेल नोन इंडस्ट्री से, एक तो टिस्को था जमशेदपुर में और दूसरा बंगाल में था जूट मिल्स, और तो था ही नहीं कुछ उस समय फेमस। तो प्राइवेट सेक्टर के पास इतना कैपिटल ही नहीं था कि वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर पाए। दूसरा बोल रहा है कि मार्केट भी इतना इनफ नहीं था कि यू नो नए इंडस्ट्रियलिस्ट को वो अट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, और तीसरा हम लोग का जो इकोनॉमी था वो चाहता था थोड़ा सोशलिस्ट एस्पेक्ट से ग्रो करे, तो इसलिए गवर्नमेंट मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता था। तो बिकॉज ऑफ कंसिडरिंग दैट ऑल्सो पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल असाइन किया गया। सो दीज आर द 3 रीजंस कि क्यों पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल असाइन किया गया, एंड उसके वजह से एक सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पास हुआ विच इज 30 अप्रैल 1956 को। अच्छा गाइज, मैंने पहले भी आई गेस ये 1950 वो चीज़ क्या था ना, ईयर, हाँ इधर इधर मैंने इधर मैंने ठीक लिखा, ठीक है, कोई नहीं। चलो अब हम लोग देखते हैं ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था 1956, ये क्या था? अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, जो इंपॉर्टेंट बोल रही हो दिमाग में बिठा लो। तो अकॉर्डिंग टू आईपीआर 1956 इंडस्ट्रीज को 3 शेड्यूल्स में क्लासिफाई किया गया, A B C। इसका मैं ना तुमको ट्रिक भी बताऊंगी याद करने का। ठीक है, शेड्यूल ए में ऐसे इंडस्ट्रीज रखे गए जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही ओन कर सकता है और प्राइवेट सेक्टर घुस भी नहीं सकता। ठीक है, ऐसे कितने इंडस्ट्रीज है? 17 इंडस्ट्री जो फुल्ली ओन बाय होम, बाय द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल्स तुमको 2-3 याद रखना पड़ेगा गाइस, जैसे कि रेलवेज, एयरक्राफ्ट, हैवी इंडस्ट्रीज, ऑयल, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड एम्यूनेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट शेड्यूल बी वॉज मिक्स्ड, जहाँ ऑल्दो ओन स्टेट करेगा बट प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा मैनेजमेंट कंट्रोलिंग, दे कैन हेल्प द पब्लिक सेक्टर इन दैट। तो ओन पब्लिक सेक्टर कर रहे हैं बट प्राइवेट सेक्टर दे आर जस्ट सप्लीमेंटिंग द एफर्ट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ ऐसे 12 इंडस्ट्रीज है लाइक एल्यूमिनियम, माइन, फर्टिलाइजर्स, जो कि दोनों ओन कर सकते हैं, दोनों मतलब रन करेंगे साथ में। ठीक है, और थर्ड है शेड्यूल सी विच वाज लाइक कि फुल्ली बचे कुछ जो भी इंडस्ट्रीज है वो प्राइवेट सेक्टर को दिया गया कि ठीक है भाई प्राइवेट सेक्टर तुम ओन कर सकता है। बेसिकली गाइज FMCG गुड्स आ गया। ठीक है,
तो उस समय रिमेनिंग इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया, बोला ठीक है तुम लोग इस इंडस्ट्रीज में घुस सकते हो और तुम लोग उसको ओन कर सकते हो। हाँ, बट तुमको फ्रीली ऑपरेट नहीं होने देंगे, वरना तुम तो सिर्फ अल्कोहल, सिगरेट्स ये सभी बनाते रहोगे, राइट। तो इसलिए तुमको कंट्रोल करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट बोल रहा है उस प्राइवेट सेक्टर को कि तुमको कंट्रोल तो करना पड़ेगा वरना तुम हाथ से निकल जाओगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ना प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करता था। हाउ? थ्रू लाइसेंसिंग सिस्टम, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब इसको तुम याद कैसे रखेगा? ए फॉर ऑल गवर्नमेंट, शेड्यूल ए में ऐसे इंडस्ट्री जो ऑल गवर्नमेंट, बी फॉर बोथ, और तो बी से बोथ, और सी फॉर प्राइवेट, निजी, प्राइवेट। तो शेड्यूल सी में सिर्फ निजी इंडस्ट्रीज, प्राइवेट वाले ही आ सकते थे, ठीक है। तो दिस वाज गाइस द थिंग। अब हम लोग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट को ऑल दो फ्रीडम तो दे दिया कि ठीक है तुम इन इंडस्ट्रीज में ऑपरेट कर सकते हो, बट हम तुम्हें कंट्रोल करेंगे। लाइसेंस क्या होता है? रिटन परमिशन जो प्राइवेट सेक्टर को चाहिए होता बिफोर ओपनिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज और बिफोर इवन एक्सपैंडिंग, डाइवर्सिफाई करने के लिए भी उनको लाइसेंस का जरूरत पड़ता था, ठीक है। अभी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के हिसाब से क्या था गाइस, कोई न्यू इंडस्ट्री अलाउड नहीं था विदाउट ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस, ठीक है। और लाइसेंस इसलिए भी जरूरी था क्योंकि हमें रीजनल इक्वालिटी प्रमोट करना था। कैसे पता है? गवर्नमेंट ना, अगर तुम बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री खोलना चाहते हो ना, तो गवर्नमेंट तुमको इजीली लाइसेंस दे देता, बोलता हाँ ठीक है तुमको बैकवर्ड एरिया में खोलना है, चलो ये लो लाइसेंस, तुमको इजीली लाइसेंस मिल जाएगा। तो वो चीज़ होता था कि, और अगर आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री खोल रहे हो, आपको लाइसेंस भी मिल रहा है, गवर्नमेंट साथ में आपको टैक्स बेनिफिट्स और भी बेनिफिट्स देती थी, ठीक है। सो ये भी एक चीज़ था। लाइसेंस इसलिए गवर्नमेंट रखा ताकि रीजनल इक्वालिटी बढ़े, ठीक है। और तीसरा रीज़न था, तीसरा ये भी था कि अगर इवन आपको एक्सपैंड करना है ना या डाइवर्सिफाई करना है, ठीक है, तभी भी आपको लाइसेंस चाहिए। अब ये क्यों? ये गवर्नमेंट इसलिए किया ना, बिकॉज हमारा जो इकोनॉमी है, ताकि वो हद से ज़्यादा ना प्रोड्यूस करे देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन द इकोनॉमी। इसलिए गवर्नमेंट बोलता था कि अगर तुम्हें एक्सपैंड भी करना है, डाइवर्सिफाई करना है, तुम पहले मेरे से लाइसेंस लो, पहले मैं देखूंगा कि ज़रूरत है कि नहीं, होगा तो ही मैं परमिशन दूंगा, ठीक है गाइस। तो ये 3 पॉइंट्स था रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग विच यू नीड टू रिमेंबर। फिर आते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में। अब ये एसएसआईज को गवर्नमेंट बहुत प्रमोट किया, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो हैंडीक्राफ्ट बंद करवा के चले गए, तो इसलिए एसएसआई को गवर्नमेंट ने बहुत प्रमोट किया। 1955 में विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमिटी बना था, जिसको कार्वी कमिटी बोलते हैं, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था एसएसआई बनाना ताकि रूरल एरियाज में डेवलपमेंट हो। बट उस समय हाउ डू यू डिफाइन कि एक इंडस्ट्री स्मॉल स्केल है? यू डिफाइन इट ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट विच इज डन ऑन दी एसिड, ठीक है। तो उस समय ना, अगर आपके पास 5 लाख का आपके बिजनेस में एसिड है, नेट एसिड, तो तब आप एसएसआई कहलाओगे। बट अभी वो लिमिट गाइस 1 करोड़ हो चुकी, ठीक है। तो ये लिमिट भी तुमको याद करना होगा। अब गवर्नमेंट एसएसआई क्यों प्रमोट करना चाहता था? बिकॉज एसएसआई लेबर इंटेंसिव है, क्योंकि ये छोटे मोटे इंडस्ट्रीज है, इनके पास इतना इतना पैसा नहीं है कि वो लोग बड़े मशीन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट चाहता था कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, इसलिए गवर्नमेंट एसएसआई को प्रमोट किया, ठीक है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव होता है। और गवर्नमेंट ना, ये देखो एसएसआई जो होते हैं ना, ये फॉरेन कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, मैं ना तुम लोग के कुछ प्रोडक्ट्स रिजर्व कर दे रहा हूँ जो सिर्फ तुम लोग बनाओगे और कोई नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये भी गवर्नमेंट उनको फेवर किया। और तीसरा, गवर्नमेंट बोला, गवर्नमेंट और क्या क्या क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन एबिलिटी ऑफ 3 यूनिट्स टू मैन्युफैक्चर गुड्स सच एज लोअर एक्साइज ड्यूटी, बैंक लोन। गवर्नमेंट ये सब भी फायदा देता था एसएसआई को, लाइक गवर्नमेंट उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दिलवा देता था, ठीक है। उनके प्रोडक्ट्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटीज, प्रोडक्शन टैक्सेस, ये सब बहुत कम लगता था। तो ये सब फायदा था एसएसआई का जो गवर्नमेंट किया, ठीक है, टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एंड गाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। that was all about industrial sector. Now let's move to the last sector, foreign trade. So foreign trade का क्या सिचुएशन था ना, इंडिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहा था, ठीक है। अब उस इम्पोर्ट को, बिकॉज ब्रिटिशर्स पे बहुत डिपेंडेंट था ना, तो बहुत इम्पोर्ट होता था अपना, ठीक है। तो उस इम्पोर्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन स्ट्रेटजी, जिसको इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक।
तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी एक पॉलिसी होता है ऑफ रिप्लेसिंग इम्पोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो गवर्नमेंट बोला कि जो चीज़ अपन इम्पोर्ट करते हैं ना वो अब अपन इम्पोर्ट नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे अपने होम कंट्री में खुद प्रोड्यूस करेंगे ताकि इम्पोर्ट ना करने का ज़रूरत पड़े। एंड ये फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान में, जो 7 5 ईयर प्लान था उसमें ये स्ट्रेटजी डिसाइड हुआ था। सो दिस ऑल्सो यू शुड रिमेंबर। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का इरादा यही था, गवर्नमेंट क्या चाहता था अंडर दिस स्ट्रैटेजी। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ये तो चाहता था कि जो तुम मैन्युफैक्चर कर लो, जो तुम इंपोर्ट करो वो ना करके मैन्युफैक्चर करो। और गवर्नमेंट क्या किया, गवर्नमेंट ये भी किया कि गवर्नमेंट चाहता था डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बढ़े, इसलिए गवर्नमेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ्स एंड कोटाज इम्पोज करने लगा। कोटा का मतलब होता है स्पेसिफाइंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इम्पोर्टेड। सो गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दिया कि इससे ज़्यादा गुड्स आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, टू द पीपल ऑफ इंडिया। एंड गवर्नमेंट टैरिफ्स लगाने लगा, टैरिफ्स मतलब टैक्सेस। तो आप जो भी इम्पोर्ट करे उस पर ह्यूज टैक्सेस आपको पे करना होगा, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी था, 50% 70%। हाँ, कार्स में अभी भी 100% है ना। तो वही तो गवर्नमेंट टैरिफ्स लगा दिया ताकि ताकि लोगों के लिए एक्सपेंसिव हो जाए और लोग इम्पोर्ट कम करें। सो थ्रू कोटास एंड थ्रू टैरिफ्स गवर्नमेंट ने क्या किया, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने का कोशिश किया फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। ऑब्जेक्टिव वही दो जैसे, रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। यही रीजन था गाइस, क्योंकि इंडिया पोजीशन में नहीं था कि वो उस समय फॉरेन कंपटीशन से compete कर पाए। तो इसलिए इंडिया थोड़ा बंद करना चाहता था इम्पोर्ट्स का दरवाज़ा, इसलिए वो ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी लाया कि तुम एटलीस्ट फूड ग्रेन्स ये सब तो खुद भी प्रोड्यूस कर सकते हो, क्यों कर रहे हो इम्पोर्ट, सिर्फ ज़रूरी चीज़ों के लिए इम्पोर्ट को रखो, ठीक है। और दूसरा रिस्क ऑफ ड्रेनिंग, अभी क्या होता है ना, अपना ऑलरेडी फॉरेन एक्सचेंज कम है, ठीक है, अब तुम इतना इम्पोर्ट करोगे, अब फालतू चीज़ें भी इम्पोर्ट करोगे, लग्जरीज एंड ऑल, तो इससे क्या होगा, बचा कुचा फॉरेन एक्सचेंज भी खत्म हो जाएगा, एंड विच इज़ वॉट इंडिया डिडंट वांट। दैट इज वाई वो ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी लाया, ठीक है। गॉट इट गाइस। अब हम लोग लास्ट टॉपिक में कर रहे हैं क्रिटिकल अप्रेजल। क्रिटिकल अप्रेजल इज लाइक मीठा डोज, जैसे वो तुमको देती है ना मीठा डोज, ठीक है, वैसे ही हम लोग अभी क्रिटिकल अप्रेजल करने वाले तीनों सेक्टर्स का। तो एग्रीकल्चर का एक बारी बात करते हैं। सो एग्रीकल्चर में हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट ने कोशिश तो किया यार हमारे एग्रीकल्चर की कंडीशन को सुधारने के लिए, जैसे गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। इससे एक्चुअली इंडिया को फायदा तो हुआ ना, प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ा, ग्रोथ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, बिटवीन 1950 एंड 1990 देयर हैड बीन अ सब्सटैंशियल इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ओके, द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी, जो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है टू द जीडीपी, वो भी बढ़ा, बट पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन इट उतना कम नहीं हुआ। मतलब अभी भी लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे गाइस। इससे ये भी पता चल रहा है कि सर्विस और इंडस्ट्रियल उतना अभी भी डेवलप नहीं हुआ था। तो ऑल्दो जीडीपी का शेयर बढ़ा, सॉरी एग्रीकल्चर का शेयर बढ़ा टू द जीडीपी, बट देन प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स कुछ खास डिक्लाइन नहीं हुआ। अराउंड 65%, देखो 64.9 बाय 1990, so around 65% roughly of the country's population continued to be employed in agriculture even till 1990, ठीक है। so that is the thing guys। अब हम लोग आए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्रिटिकल अप्रेजल के बारे में। तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन था टू द जीडीपी विच वाज वेरी लो, वो ऑफ कोर्स बढ़ा, शेयर ऑफ जीडीपी बढ़ा, 13 से 24.6% हुआ, 6% का अपना एनुअल ग्रोथ रेट एवरी ईयर देखते गए, 6% का ग्रोथ रेट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, अब उसमें हमने देखा कि अब हम लोग सिर्फ कॉटन, टेक्सटाइल्स या जूट में ही लिमिटेड नहीं थे, वी डाइवर्सिफाइड, अपन इंजीनियरिंग गुड्स, बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स भी बनाने लग गए, ठीक है। फिर आपने देखा कि एसएसआईज बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ, जिसके वजह से इवन कम कैपिटल वाले लोग भी अभी बिजनेस कर सकते थे, उनके पास भी नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आए और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। एंड इससे बताए ग्रोथ विथ इक्विटी हुआ, ग्रोथ विद इक्विटी हुआ, मतलब इट्स लाइक कि इक्वालिटी बढ़ रहा है, क्योंकि सिर्फ अब अमीर ही इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बन पा रहे, एक छोटा इंसान भी इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता है, राइट। तो इसको बोलते हैं ग्रोथ विद इक्विटी। तो ये चीज़ हुआ।
एंड वी वर ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन, याद करो, थ्रू कोटास एंड टैरिफ्स। बट बट इसका दो ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू यू टू नो। पहला, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। हम लोग उस समय जो भी पॉलिसीज लाए ना, वो हम लोग अपने इम्पोर्ट को कम करने के लिए लाए। बट सोचो, वी वर लाइक फोकसिंग कि इम्पोर्ट कम कैसे हो जाए। हम लोग ये भी तो फोकस कर सकते थे ना कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाए। आप ये सोच रहे हो कि आपका खर्चा कम कैसे होगा, बट आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका इनकम कैसे बढ़ेगा। तो इधर वही हो रहा था कि हम लोग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, मतलब हम लोग बस इंपोर्ट कम करने पे फोकस थे, बट एक्सपोर्ट बढ़ाने पे तो हम लोग फोकस ही नहीं थे। ठीक है। एंड लैक ऑफ कंपटीशन, उतना कोई अब देखो, तुम फॉरेन डोर्स बंद कर दे रहे हो, ठीक है, इम्पोर्ट्स कम करवा दिया तुमने कंट्री में। अब जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनके पास उतना मोटिवेशन ही नहीं बचा, क्योंकि उनको compete सिर्फ अपने लोगों के साथ करना था। फॉरेन कंपटीशन को तो कम ही कर दिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ ना, कंट्री में लैक ऑफ कंपटीशन हो गया। तो वी कुड सी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो लोग इतना मोटिवेटेड नहीं है कुछ इनोवेशन या इन्वेंशन करने में। तो ये भी एक ड्रॉबैक था। इंडिया भला चाहता था, बट वी ऑफ कोर्स वी सॉ कि ड्रॉबैक भी साथ में आया दो। ठीक है। ऑल्सो अब नेक्स्ट है लाइसेंसिंग पॉलिसी। अभी लाइसेंसिंग पॉलिसी में जो गवर्नमेंट लाया था, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग पॉलिसी क्यों लाया था, ताकि वो कंट्रोल कर पाए प्रोडक्शन, मॉनिटर कर पाए कंट्री का प्रोडक्शन। बट गवर्नमेंट ना बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गया। और गाइस, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाता है तो किसी को भी पसंद नहीं आता, उसका ग्रोथ रुक जाता है। वैसे ही इंडिया के साथ हुआ। गवर्नमेंट इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गया कि दो डिफिकल्टीज अराइज हुआ। नंबर वन, मिसयूज। बहुत सारे बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस मिसयूज करने लग गए इस लाइसेंस का। और कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो लोग लाइसेंस इसलिए ऑब्टेन करते थे ताकि कोई और इंडस्ट्री ना खोल पाए। इसलिए बस वो लोग लाइसेंस ले लेते थे ताकि किसी और को, वो किसी और का राइट वो लोग ले लेते थे ताकि कोई और ना खोल पाए, कंपटीशन कम हो। तो मिसयूज बहुत ज़्यादा हुआ। जो बड़े बड़े लोग थे ना, जिनका सेटिंग था गवर्नमेंट एंड ऑल के साथ, उनको बहुत इजीली भी लाइसेंस मिल जा रहा था। तो ये सब मिसयूज तो हुआ। टाइम कंज्यूमिंग भी है, बिकॉज लाइसेंसिंग प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, टाइम टेकिंग था। ठीक है। एंड बहुत टाइम लगता था लोगों को एक लाइसेंस ऑब्टेन करने में। तो ये भी ड्रॉबैक था कि भाई तब तक तो बिजनेस आइडिया ही चला जाता था जब तक लाइसेंस आ रहे हैं। तो ये दो गाइस ड्रॉबैक है लाइसेंसिंग पॉलिसी का। ठीक है। उसके बाद अब पब्लिक सेक्टर का हम लोग करते हैं कि ये जो लाइसेंसिंग पॉलिसी एंड ये जो पब्लिक सेक्टर को हमने इतना ज़्यादा रोल असाइन किया, तो इससे और क्या प्रॉब्लम हुआ कि ऑल्दो पब्लिक सेक्टर की वजह से इंडस्ट्रियल बेस अपना बहुत अच्छा हुआ, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, बैकवर्ड एरियाज बढ़े। बट पब्लिक सेक्टर ना कुछ ऐसे नॉन एसेंशियल एरियाज को भी कंट्रोल करके रखे थे। नॉन एसेंशियल एरियाज जैसे अभी होटल इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन, बीएसएनएल, ब्रेड इंडस्ट्री में भी वो लोग मोनोपोली करते थे। मॉडर्न ब्रेड आता था उस वक्त। तो सोचो, वो लोग ऐसे बेसिक सेक्टर्स, आप यार टेलीकम्युनिकेशन तुम किसी प्राइवेट को दे सकते हो, तुम दूसरा ब्रेड एफएमसीजी कुछ किसी प्राइवेट को दे सकते हो, बट तुम नहीं दे रहे, तुम खुद उसको मोनोपोली क्रिएट करके रखे हो। तो ये तो फालतू का पैसा है ना जो तुम लगा रहे हो ऐसे जगह पे जहाँ प्राइवेट भी घुस सकता है। तो दैट इज वन ड्रॉबैक कि पब्लिक सेक्टर कंटिन्यू टू मोनोपोलाइज in certain non-essential areas which could be well handled by the private sector. As a result, precious funds of the public sector channelized into areas where private sector could have easily been engaged. तो बहुत सारा फंड गवर्नमेंट का ऐसे सेक्टर्स में वेस्ट हुआ था जहाँ प्राइवेट भी इजीली ऑपरेट कर सकता था। And the monopoly of the public sector in such non-essential areas was highly criticized. ठीक है। इसी को बेसिकली बहुत क्रिटिसिज्म मिला एंड बहुत लोग बोले यार पब्लिक सेक्टर को तो सिर्फ स्ट्रेटेजिक एरियाज में होना चाहिए जहाँ प्राइवेट घुस ही नहीं सकता, वो क्या कर रहा है। ठीक है। ये चीज़ था। And इधर गाइस, इधर एक जो ये लाइसेंस का था उसके अंदर एक टॉपिक है लाइसेंस राज। ठीक है। परमिट लाइसेंस राज। तो बेसिकली गवर्नमेंट का ना ये जो लाइसेंसिंग कंट्रोल था वो इतना ज़्यादा था, दैट लेड टू लाइसेंस राज। ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गया था बाय वे ऑफ। हाँ, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान्स। तो गोल्स को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं ऐसे। तो वही अपन क्लासिफाई किए थे गोल्स। इज एवरीवन, या कैन हियर मी नाउ? या
हाँ, सो गोल्स वर लाइक कि हम लोग 5 ईयर प्लान्स के गोल्स को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला ग्रोथ मैंने बताया, जहाँ हमारी इकोनॉमी का एम यही था कि हमारा इकोनॉमी ग्रो करे, ठीक है? इन टर्म ग्रो इन द सेंस जीडीपी बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े। नेक्स्ट था मॉडर्नाइजेशन, अपन मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करें, अपना मॉडर्न एटीट्यूड्स आए, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन हो। तो ये सेकंड गोल था 5 ईयर प्लान का। थर्ड गोल था इक्विटी, इक्विटी मतलब इक्वालिटी कंट्री में प्रमोट हो, ठीक है? इक्विटी मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ये हमारा नेक्स्ट गोल था। और लास्ट था सेल्फ रिलायंट, कि अपन फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट ना हो, इनफैक्ट जो चीज़ फॉरेन से ले रहे हैं वो खुद ही बनाने लग जाए। तो अगर आप गोल्स को क्लासिफाई करो ना, तो ये 4 गोल्स है पूरा प्लानिंग का। तो अभी तक तुम लोग जितना भी पढ़ा, अल्टीमेट 4 गोल प्लानिंग का यही है, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंट, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये 4 गोल से यू कैन ऑल्सो गेट क्वेश्चन, ठीक है? सो ये था 4 गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। चलो, अब नेक्स्ट डेट्स, ये ना मैंने ऐसा लिख दिया है। अभी तुमको अगर इसका एक्सेस चाहिए तो तुम कमेंट करना या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर देना, तुमको उसमें ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? जो भी हमने डेट्स किया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किया ना डेट से रिलेटेड, वो सब कुछ चैप्टर नंबर 1 एंड 2 का इधर लिस्टेड है, ओके? और एंड में जैसे कि मैंने तुमको बोला था, मैं ज़रूर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मेंशन करूँगी, एंड वही मैं तुमको ये 2 चैप्टर से मोस्टली जहाँ से क्वेश्चन है वो मैंने लिस्ट डाउन कर दिया है। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, प्लीज़ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ दिस। मैं नेक्स्ट डे और क्वेश्चंस को दूंगी प्रैक्टिस करने को एज अ होमवर्क, ठीक है? तो जैसे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, 4 मेजर कॉजेस ऑफ इंडियाज लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्यों इंडिया का लो लेवल था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंडीशन बताओ इंडस्ट्रियल सेक्टर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सेक्टर का रोल बताओ, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन लैंड रिफॉर्म्स एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स, टेक्निकल मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ये भी बहुत बारी आता है। फिर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या था 5 ईयर प्लान्स का, तो 4 हम लोग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स किए ना, 4 लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स किए ना, तो उससे भी क्वेश्चन आता है। जैसे कि मैंने तुमको बोला, ग्रोथ, इकोनॉमी ग्रो करे, इक्विटी इक्वालिटी के साथ ग्रो करे, अपन सेल्फ रिलायंट हो, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होने का, और मॉडर्नाइजेशन, और अपन और मॉडर्न बने, ठीक है? सो ये बेसिकली गाइस 4 गोल्स है। ये 4 लॉन्ग टर्म गोल्स बोलते हैं क्योंकि इसको अचीव करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है? तो वो जो 5 ईयर प्लान्स के बेसिस पे था, वो उन लोग का गोल्स 5 ईयर्स के लिए था, बट ओवरऑल उनका ये 4 गोल था। तो इससे बहुत बारी क्वेश्चन आता है, बोर्ड्स में भी, एग्जाम में भी देख सकते हो। आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 से क्वेश्चन आ सकता है, ग्रीन रेवोल्यूशन पे आ सकता है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी का मीनिंग पूछ सकते हैं, जिसको इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन भी बोलते हैं। एडवांटेजेस क्या है एसएसआई का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसमें अपन देखे थे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, गवर्नमेंट ने रिजर्व करके रखा है उनके लिए कुछ प्रोडक्ट्स, गवर्नमेंट उनको प्रमोट करता है by providing certain subsidies and all. So why SSI is very important guys, ठीक है? फिर उसके अलावा क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा स्टैग्नेंट था, 5 रीजन किए थे ना स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑफ कोर्स सारे डेट्स जो कि मैंने तो इधर लिख दिया है, जैसे रेलवेज 1850 में आया, फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प 1852 में आया, फर्स्ट रेलवे ऑपरेट 1853 में हुआ जो बॉम्बे को थाने से कनेक्ट किया, स्विस कैनल 1869, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881, टिस्को बना 1907 में, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, इंडियन एविएशन आया 1932 में, ठीक है? इंडिया को आज़ादी तो 1947 मिला है, अभी तो 2 दिन बाद ही आज़ादी है, का सेलिब्रेशन है। तो ये सब चीज़, ठीक है? सब बहुत इम्पोर्टेंट। इंडस्ट्रियल, पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, ये भी बहुत लोगों के एमसीक्यू है, ठीक है? प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ, 1950 में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया, 1951 में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट कब पास हुआ, वो भी 19। पहला 5 ईयर प्लान, ये भी मैंने देखा है क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म में, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956, 5 5 ईयर्स गाइस। उस हिसाब से भी ध्यान रख सकते हो। ऑफकोर्स बीच में कुछ ब्रेक्स भी, ऐसा नहीं है
कंटिन्यूअस है 5 5 years, बट याद रखना टोटल 12 5 year, ठीक है। So this was all about today's class and I really hope कि आपने enjoy किया हो एंड आपका चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 इंडियन इको का रिविजन हो गया हो। प्लीज़ मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं दिख रहा तो कमेंट करो, मैं तुम्हें दे दूंगी। उधर तुम्हें बहुत फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे जो तुम्हें इको में 100 आउट ऑफ 100 लाने में हेल्प करेगा। एंड मैं तो एकदम फुल टू रेडी हूँ हेल्प करने को। तुम मेरे से हेल्प लो, मैं तो चाहती ही तुम हेल्प लो। एंड एक बार ये अच्छा रिजल्ट आया तो साथ में पार्टी करेंगे, ठीक है, बहुत गिफ्ट्स एंड ऑल भी मिले। चलो, कुछ लालच भी इम्पोर्टेंट। चलो, एनीवे थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में विच इज गोइंग टू बी ऑन नेक्स्ट थर्सडे एट 5 p.m. on chapter number 3. So see you there, see you every Thursday at 5 p.m. Bye, all the best.